अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है जी। चैप्टर 2 से हमने स्टार्ट किया है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने कल डिस्कस किया कि पहले हम उसको लेकर चलेंगे। बाकी अगेन टेलिंग यू सेशनल प्लान आप लोगों के पास अवेलेबल है, इंशाल्लाह उसी को ही हम फॉलो करते हुए चीज़ें आगे लेकर जा रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, कल हमने स्टार्ट किया तो कल हमने इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो हमने देखे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। थोड़ा सा रीकैप अगर हम कर लें, हमने कहा कि जी हर वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फिर हमने कहा कि जी एग्रीमेंट क्या चीज़ है, तो हमने कहा कि भाई प्रॉमिस, एक ऐसा प्रॉमिस जिसके अंदर कंसिडरेशन हो, मतलब है कि विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो एग्रीमेंट। सही है। हालांकि कुछ 3-4 एक्सेप्शंस हैं इस रूल की, इस कानून की। उन एक्सेप्शंस के अलावा विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ये हमने पढ़ लिया है कल। ठीक है। फिर हमने देखा कंसिडरेशन क्या है, तो कंसिडरेशन का हमें पता लग गया कि भाईजान जो एक बंदा प्रॉमिस कर रहा है कोई काम करने का, वो बदले में जो ले रहा है वो कंसिडरेशन है। ठीक है। तो अगर एक मार्कर मैं खरीदने गया हूं तो शॉपकीपर ने मुझे मार्कर देनी है, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, जो मुझे मिलना है दैट इज मार्कर। सही है। लेकिन शॉपकीपर को मेरे से क्या मिलना है, दैट इज द मनी, 50 रुपीज, 60 रुपीज एटसेट्रा। ठीक है जी। अच्छा, देन हम आगे अपना प्रॉमिस के ऊपर, तो हमने कहा प्रॉमिस क्या है जी, एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाती है, जब मान ली जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाती है। ऑफर जब तक एक्सेप्ट नहीं थी तो ऑफर करने वाले को ऑफरर बोला जाता है, जिसको की गई है वो ऑफरी कहा, उसको कहा जाता है। इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज टू बिकम एन ऑफर। सही है। ऑफर बनने के लिए कम से कम 2 पार्टीज का होना लाजमी है। बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। ऑफर मस्ट बी टू सम अदर पर्सन। ठीक है जी। जिसको की गई है वो ऑफरी कहलाएगा, जिसने की है वो ऑफरर कहलाएगा। जब यही ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है, अब ये बन गई प्रॉमिस, तो जिसने ऑफर की थी मतलब ऑफरर क्या बन चुका है, प्रोमिसर बन चुका है। जिसको की गई है वो क्या बन चुका है, प्रोमिजी बन चुका है। ठीक है जी। ये हमने कल कुछ बातें डिस्कस की हैं। कल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कल वाला रह गया था इन्फोर्सिबिलिटी का, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था तो हमने कहा कल डिस्कस करेंगे। इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर हमने एग्जाम्पल तो उसकी ले ली थी कि भाई सोशल एग्रीमेंट्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्रिजम्पशन ये है, मफरूज़ा ये है, अकल ये कहती है कि भाई ये जो है इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते। सोशल एग्रीमेंट यारों दोस्तों के आपस में आमतौर पे इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते। और इसी तरह आपके जो वेलफेयर के, चैरिटी के या रिलीजियस एग्रीमेंट्स हैं वो भी आमतौर पे इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते। चलें जी, इन्फोर्सिबिलिटी को अब देखते हैं। वो कहते हैं एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ये हमने लिखा हुआ है, हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमें पता लग गया है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई सिर्फ वो वाले एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हैं। ठीक है। तो कहते हैं एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेट टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अगर आपसे पूछा जाए इन्फोर्सिबल बाय लॉ से मुराद क्या है, तो भाई ऐसी चीज जो एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दे, कानूनी फरीजा, कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, कानून आपको, आपके खिलाफ केस कर सकता है, आपको डैमेजेस वगैरह, पेनल्टी वगैरह लगा सकता है। ये चैप्टर 9 के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ये किस तरह नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। तो एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेट टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा, दोस्त एक दूसरे पे केस नहीं करते आमतौर पे, घर वाले एक दूसरे पे ऊपर छोटी मोटी बातों के ऊपर तो ऑब्वियसली केस नहीं करते। जाहिर है बड़ी अगर बात हो, जो प्रॉपर्टीज़ के मसाइल हो, तो वो उसमें तो पहले लिखा होता है कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा ये, अगर आप मुझे ज़मीन नहीं देंगे वगैरह वगैरह। ठीक है। इसी तरह रिलीजियस वगैरह के अंदर भी ये सीन है। अच्छा, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म। वो कहता है कि जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ एग्रीमेंट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय आइदर ऑफ देम मस्ट इंटेंड टू सू। सू का मतलब केस करना। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, इसके ऊपर लिख लें। डिफॉल्ट से मुराद आप लिख सकते हैं, डिफॉल्ट मतलब वायलेशन को भी कहते हैं। अगर एक पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाए मतलब वायलेशन कर जाए, वायलेट कर दे। ठीक है। या ब्रीच भी बोला जाता है। ब्रीच वर्ड ज़्यादा रेलेवेंट है आपके बिजनेस लॉ के हवाले से। ब्रीच सही है। उसका एक काम, उसको कहा गया था फॉर एग्जांपल जी आपने 50 किलो चावल देने हैं मुझे। ठीक है। पैसे ले लिए, या पैसे भी अभी लेट से नहीं लिए, लेकिन चावल वो लेकर नहीं आया, नुकसान हो गया भाई मेरा। मैंने तो वो आगे किसी को बेचने थे, या मैंने उसकी बेस पर कोई चीज़ बनानी थी, मेरा फंक्शन था, इवेंट था, व्हाटएवर।
तो ब्रीच किया गया है अपने प्रॉमिस को, वादा खिलाफी की गई अपने कॉन्ट्रैक्ट की, ब्रीच भी बोला जा सकता है इसको, नॉन कंप्लायंस भी बोला जा सकता है कि किसी शिक की नॉन कंप्लायंस अगर हो तो बेसिकली डिफॉल्ट कहलाता है। ठीक है, तो अगर तो ये हो गया भाई ये दो पार्टीज या तीन पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया और ये कहा है कि अगर आप इसको अपना रेलेवेंट प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे इस केस में और आपके ऊपर केस किया जाएगा अदालत के अंदर। ये सिंपल इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा देखें, प्रॉमिस दोनों तरफ से होता है। ये बात वैसे आगे हमने एक जगह पढ़नी है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल, जो दोनों तरफ से कोई ना कोई प्रॉमिस हो। देखिए मैंने शॉपकीपर को कहा कि भाईजान मार्कर दे, मैं आपको 50 देता हूं, क्या सिर्फ उसका वो प्रॉमिस है मार्कर देने का? क्या मैंने पैसे नहीं देने उसको? उसका प्रॉमिस है मार्कर देने का, मेरा भी प्रॉमिस है क्या? पैसे देने का। बात आ रही है समझ? इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकेट होता है ना, दोनों तरफ से चीजें आना, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है भाई। तो हमने जो प्रोमिसर और प्रोमिसी की डेफिनेशन भी पढ़ी है। एक टाइम पे मैं प्रोमिसर होऊंगा जब मैंने अपना काम करना है, लेकिन अगर मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अब काम करवाना है, अगले बंदे की बारी आ गई अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने की, तो मैं क्या बन गया? प्रोमिसी। अगला बंदा क्या बन गया? प्रोमिसर। ऐसा ऐसा वैसे बातें समझ आएंगी, अगर नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं दोबारा ट्राई करता हूं। मैंने शॉपकीपर को कहा कि भाईजान 50 रुपए का मुझे मार्कर बेचो। अब मेरा प्रॉमिस क्या है? 50 रुपए देना उसको, मैं प्रॉमिस है मेरा। उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया आगे से, हाँ भाई मैं बेचता हूँ, अब मैंने उसको 50 रुपए दे दिए, लेट्स से अपना प्रॉमिस, अपना वादा निभा दिया, मेरा तो हो गया खत्म, मैं प्रोमिसर था। लेकिन भाई उसका भी तो वादा था ना मुझे मार्कर देने का, तो मार्कर देने के हवाले से कौन प्रोमिसर है? वो। पैसे लेने के हवाले से वो था प्रोमिसी, उसने लेने थे, मैंने वादा किया था मैं पैसे दूंगा। मार्कर देने के हवाले से वो है प्रोमिसर, मार्कर लेने के हवाले से मैं क्या हूं? प्रोमिसी। बात आई समझ? तो ये दोनों एंगल से चीजें इस तरह आपने देखनी। तो खैर वही वो कह रहा है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर केस कर सकती हैं अगर किसी ने डिफॉल्ट किया। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ देयर शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन। वो कहता है लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, कानूनी फ्रीजा, इंस्टेड ऑफ सोशल, मॉरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन। हाँ, कहते हैं सोशल मतलब कि भाई ने भाई को कह दिया, अब वो कहेगा जी ये नहीं करेंगे तो केस हो जाएगा, वो कहते हैं ये कोई नहीं है। दोस्त का अब शर्म के मारे उसको चीज़ देते, फिर वो कहते हैं शर्म आप अपने पास रखें, सही है। ये मॉरल वगैरह जो आपके प्रिंसिपल्स हैं ये भी इधर रेलेवेंट नहीं है। इधर हम कानून की बात कर रहे हैं, कानून की, लीगल बात करें। हो सकता है कि एक चीज़ देखें, वैसे तो फॉर एग्जाम्पल मैं अब आप दोस्तों को कहूँ कि जी भाई आओ आप लोगों को मैं ट्रीट देता हूँ, और वो जब पहुंच जाए और मैं वहां पे आऊँ ना, ये मॉरली तो गलत है, गलती है ना ये चीज़, एथिकली तो गलत है, इवन रिलीजियसली भी गलत है, इस्लामिकली भी गलत है ये चीज़ कि भाई आप एक वादा कर रहे हो फिर। लेकिन कानून कहता है कि यार मैं इसको नहीं, कानूनी तौर पे गलत नहीं मान रहा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर अनएथिकल चीज़ जो है गैर कानूनी भी हो। बात सही है ना? या हर लीगल चीज़ आपकी एथिकल ही हो, कई चीज़ें लीगल हैं, अनएथिकल भी हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई मैं यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हूँ, बस कोई सोशल, मॉरल, रिलीजियस ऑब्लिगेशन की बात नहीं कर रहा। ओके जी, एग्जांपल देखें। अदील ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू बाबर फॉर 50,000। अदील साहब ने कहा मैं अपना फर्नीचर बेचना चाह रहा हूँ 50,000 का। अब यहाँ पे एक तो मैं आपको साथ साथ रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी थोड़ा पक्का करवा दूँ ताकि आगे जाके आसानी हो। टर्म भी लिख दूँ यहाँ पे, क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जो दोनों तरफ से कोई ना कोई वादा हो। अब देखें ना, अदील क्या कर रहे हैं? अदील ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर, अदील अपना फर्नीचर बेचना चाह रहा है बाबर को 50,000 का। अब अगर बाबर साहब एक्सेप्ट कर लें, अदील ने ऑफर किया है, अदील इज ऑफर, बाबर इज ऑफरी, अगर बाबर इसको एक्सेप्ट कर ले, अब अदील इज अ प्रोमिसर टू सेल द फर्नीचर, बाबर इज दी प्रोमिसर टू पे 50,000। बाबर साहब भी प्रोमिसर है, लेकिन उसने 50,000 पे करना है, उस हिसाब से प्रोमिसर है। मैंने फर्नीचर उसको देना है, मैं उस हिसाब से प्रोमिसर हूं। बात कर रहे हैं फॉलो? ठीक है, तो प्रॉमिस तो दोनों तरफ से ही हुआ है। अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि मैं आपको फर्नीचर बेचना चाह रहा हूँ 50,000 का। बाबर एक्सेप्ट्स दिस ऑफर, ओके, इन दिस एग्रीमेंट इफ देयर इज डिफॉल्ट बाय अदर पार्टी, अगर बाबर साहब 50,000 ना दें या अदील साहब फर्नीचर डिलीवर ना करें, तो वो जो भी पार्टी डिफॉल्ट पे है दूसरी पार्टी उस पर केस कर सकती है। क्या कर सकती है जी? केस कर सकती है।
An action for breach of contract can be enforced through a court of law provided all the essential elements of a valid contract are present in this agreement। वो कहता है आप केस कर सकते हैं लेकिन प्रोवाइडेड ये कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तमाम इसेंशियल्स, तमाम लवाजमात मौजूद हों, मतलब ऑफर हुई हो, एक्सेप्टेंस हुई हो, कंसिडरेशन है, सारा कुछ। आगे कुछ और चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, सही है, सेकंड चैप्टर में इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। वो कहता हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था, कानूनी तौर पर था, एक पार्टी ने भी ब्रीच कर दिया तो भाई वो दूसरी पार्टी उस पर केस कर सकती है। आगे समझ, इसको हम इन्फोर्सेबल कहते हैं। अब नीचे उसने कहा इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट द यूजुअल प्रिजम्पशन, आमतौर पे अदालत समझती है, इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बट इन कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स। लेकिन कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट्स के अंदर प्रिजम्पशन ही ये है कि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो केस कर देंगे। बताने की भी स्पेसिफिकली जरूरत नहीं है, प्रिजम्पशन है। देखिए प्रिजम्पशन एक चीज़ ही होती है कि जो आम तौर पे समझा जाता है। हाँ, अब अगर कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो आम तौर पे नहीं समझा जा रहा था तो फिर आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने कहा कि भाई आम तौर पे दोस्त जो होते हैं कोई आपस में बिजनेस एग्रीमेंट नहीं, अगर दोस्त भी आपस में बिजनेस एग्रीमेंट कर रहे हैं ना तो वो इन्फोर्सेबल ही है। लेट्स से ये अदील और बाबर चड्डी बड्डी फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने फर्नीचर बेचने का कोई किया है, अब वो इन्फोर्सेबल है क्योंकि बिजनेस एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है ना, ठीक है, बात आ रही है समझ। तो दोस्तों के अंदर भी, घर वालों के अंदर भी, रिलीजियसली भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन अगर है या बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो तो प्रिजम्पशन ही है कि भाई इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। लेकिन अगर इस तरह की नहीं है, वैसे ही जाती टर्म्स पे कोई बात हुई है तो वो प्रिजम्पशन है कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अगर आप उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ करना चाहेंगे तो बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि भाईजान केस करूंगा, क्योंकि अदालत तो समझ रही है कि भाई इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ओके जी, चलें एग्जाम्पल देखें। अदील इन्वाइटेड बाबर ऑन अ डिनर एट हिज होम, बाबर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट। उसने देखो दावत पे बुलाया, कोई और चीज़ नहीं। इफ़ अदील फेल्स टू सर्व डिनर to Babar, then Babar cannot go to court for enforcing the agreement, and similarly if Babar did not turn up then Adil cannot go to court for enforcing the contract। सही है नहीं, दावत पे बुलाया, अगर जिसको बुलाया वो ना आए तो बुलाने वाला मेहमान उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। और इसी तरह अगर मेज़बान साहब ही आगे से गायब हो जाएं, जैसे मैंने कल कहा था, ठीक है, अंदर से आवाज़ दे दी कि भाई घर पे नहीं है, अगर ऐसी कोई हरकत मेज़बान कर दे तो फिर भी आप नहीं कर सकते क्योंकि सोशल था यार, यारी दोस्ती का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है जी। चलें अब आज का टॉपिक स्टार्ट होने लगा जो स्पेसिफिकली आज करना था, ऑफर से। ऑफर क्या होती है भाई? तगड़े हो जाएं, तगड़े हो जाएं भाई। ऑफर आज हमने पढ़नी है, काफ़ी ज़्यादा बातें इसके अंदर पढ़नी है हमने, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो ज़रा तैयार हो जाए, ज़हनी तौर पे तैयार हैं जी। चलें जी, कल हमने ऑफ़र की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी है कि ऑफ़र क्या होती है कि जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी विलिंगनेस शो करती है कोई काम करने या कोई काम ना करने की, और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अगली पार्टी एक्सेप्ट करेगी, कबूल करेगी। हाँ, अगली पार्टी के पास ऑप्शन ज़रूर है कि वो ना भी कबूल करे, लेकिन हमारे जहन में ये है कि हम पॉजिटिव एसेंट उसकी मर्जी ले सकते हैं, तो हम दूसरी पार्टी को क्या करते नहीं, ऑफर कर देते हैं। तो ये तो हमने कल देखा है, ठीक है जी, ये हमने कल इस बात को देख लिया है, ठीक है। ज़रा डेफिनेशन दोबारा देख लें। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाई का मतलब है कि शो करता है, चाहे वो रिटर्न हो, ओरल हो, या आपको पता है कि implied भी हो सकता है। signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstain he is said to make a proposal। अब आप कहेंगे सर क्या ये रटा मारना जरूरी है डेफिनेशन का? भाईजान बिल्कुल भी जरूरी नहीं है रटा मारना इसका, लेकिन आपको ये बीच में जो एसेंशियल्स इसके डिस्कस हुए हैं वो जरूर लिखने, चाहे आप अपने अल्फाज में लिखें। एसेंशियल क्या है कि भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर कर रही है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, सही है कि आप कुछ कर भी सकते हैं। देखो ना, इसने यहाँ पे लिखा है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन अगर आप भूल भी जाएं तो चलो कोई बात नहीं, आप ये लिखते हैं कि टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, ठीक है। लेकिन आगे ये भी लिखना है कि विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एन एसेंट, सही है, दूसरे बंदे की एसेंट लेने के लिए, तो भाई इसको ऑफर आप बोल देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना पहले तो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जो ऑफर है
इसको प्रपोजल भी कहते हैं, ये तो पता है ना भाई हमें। करने वाले को क्या बोलते हैं? ऑफरर। जिसको की जा रही है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी। ठीक है, ये बातें तो हमें क्लियर है ना भाई? ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, ये ऑफर ना आपकी तीन तरह से देखी जाती है। ठीक है, एक को हम कहते हैं जनरल ऑफर। क्या बोलते हैं भाई? जनरल ऑफर। आजकल हर चीज जनरल है पाकिस्तान में, जनरल इलेक्शंस तो इस तरह जनरल ऑफर। ठीक है, फिर आपकी एक होती है स्पेसिफिक ऑफर। क्या है जी? स्पेसिफिक ऑफर। और एक होती है जी काउंटर ऑफर। ये तीनों जरा कॉन्सेप्ट पहले समझ लें भाई। क्या क्या हो गए हैं आपके? जनरल ऑफर हो गई है, आपकी स्पेसिफिक ऑफर हो गई है, और आपकी क्या हो गई है भाई तीसरी? काउंटर ऑफर। ये तीन एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, अब ज़रा इसको समझ लें, ये लिख लें अभी यहाँ पे क्योंकि नहीं है तो आप इसको ज़रा देख लें। जनरल ऑफर क्या है? सबसे पहले देखिए, जनरल ऑफर से मुराद है कि अगर ऑफरर, ऑफर करवाने वाला पूरी जनता को, जनता जनार्दन तमाम अवाम को ऑफर कर दे कि भाईजान जो चाहता है इसको एक्सेप्ट कर ले, जो चाहता है इसको एक्सेप्ट कर ले, दिस इज कॉल्ड अ जनरल ऑफर। दिस इज कॉल्ड अ जनरल ऑफर। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जी, लिस्टेड कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स ऑफर करना चाह रही है, आईपीओ करना चाह रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आ गया उसका, पब्लिक ऑफर करना चाह रही, स्पेसिफिक पर्संस को नहीं करना चाह रही, पूरी जनता को भाई, जिसका जहां से दिल करता है हमारी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है जी, सबको उसने ऑफर कर दी भाई, कौन कौन शेयर्स हमारे खरीदना चाहता है इस रेट के ऊपर। दिस इज जनरल ऑफर। बात आई है समझ? अच्छा, कोई भी कर सकता है एक्सेप्ट। एक बंदा है, आमतौर पे बुक्स में इसकी जो एग्जांपल आती हैं वो इसी के वाले से। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका वॉलेट गुम हो गया, वॉलेट था उसका, पर्स था, वो गुम हो गया, बड़ा कीमती पर्स था। उसने एक ऑफर की कि भाईजान जो भी बंदा, मैं ऑफर करता हूं, जो भी शख्स मेरा वॉलेट ढूंढ कर मुझे देगा, मैं उसको 1,000 रुपये इनाम दूंगा। मैं उसको क्या दूंगा? 1,000 रुपये इनाम दूंगा। अब उसने किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं कहा, जो मौजूद था उसको कह दिया। या चलें थोड़ा एक्सट्रीम कर लेते हैं बात को समझाने के लिए, मस्जिद में गया, वहां पे अनाउंस कर दिया कि सर ये एक पर्सन है, इनका एक वॉलेट गुम हुआ है फलां इब्ने फलां का, तो अगर किसी भी शख्स को मिले तो ये उसको इनाम के तौर पे 1,000 रुपया देंगे। जनरल ऑफर होगी। अब लोग ढूंढ रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं भाई कहाँ पे है। ठीक है, तो किसी को मिला है, वो बंदा आया भाई के पास कि सर जी ये मुझे वॉलेट मिल गया, तो ये लाएं इनाम दे। अब ये इसने कहा भाई मैंने कौन सा 1 to 1 तुम्हें कहा है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैंने तो तुम्हें ऑफर ही नहीं की, मैं तो तुम इस शख्स को जानते ही नहीं जो आ गया था सामने से। तो वहाँ पे कहेगा कि भाईजान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपने शायद शहबाज साहब से नहीं पढ़ा, उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि जनरल ऑफर के केस में अगली पार्टी का ऑफरी का इल्म होना आपको एट द टाइम ऑफ ऑफर इज नॉट मैंडेटरी, इज नॉट कंपल्सरी। मतलब मुझे पता ही नहीं है कि आप कौन है, मैं फिर भी आपको ऑफर कर सकता हूं। किस सूरत में? जनरल ऑफर की सूरत में। भाई मैं तो सबको ही ऑफर की। तो कहेगा भाईजान आपने पूरी दुनिया को ऑफर की, मस्जिद में ऐलान किए, मेरे भी कानों में आवाज़ पड़ गई, तो मैं तो सुबह से ढूंढी जा रहा हूँ और मैंने ढूंढ के आके आपको ला के दे रही है, लाए ज़रा पैसे दें। तो क्या वो बंदा पैसे देने का पाबंद है? भाई बिल्कुल पाबंद है, बिल्कुल पाबंद है। उसने एक ऑफर की, ठीक है, अगले बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया, परफॉर्म भी कर दिया, अपना प्रॉमिस ला के दे दिया, कंसिडरेशन दे दिया इसको, इसके लिए कंसिडरेशन वॉलेट थी, उसके लिए कंसिडरेशन क्या थी? पैसे 1,000 रुपया। आगे बात समझ। अब इसके अंदर एक झोल है, ठीक है, वो जरा समझे। झोल ये है, मस्जिद में ऐलान तो करवा दिया, एक बंदे को ऐलान सुना नहीं है, उसको नहीं पता कि कोई ऑफर भी हुई है, कोई पैसे भी आए हैं, बात ज़रा समझ नहीं है कि कोई इनाम मिलना है, उसको नहीं पता। वो ऐसे सड़क पे जा रहा था और वॉलेट गिरा हुआ मिला, तो उसने देखा यार किसका है, कार शार देखा, घर का नंबर मिल गया, वो उनके घर गया, नॉक किया, हाँ जी भाई कौन? सर ये वॉलेट मिला है आपका, तो ये आपको देना है। ठीक है, अब वो उसको वॉलेट दे रहा है, बात आई समझ। उसको उसने वॉलेट पकड़ाया और जाने ही लगा था
किसने पूछा इधर क्या करने आया था, उसने कहा यार मैं वॉलेट वापस करने, कहते हैं वही वॉलेट जिसके ऊपर इनाम था, बात फॉलो कर रहे हैं। उसको पहले नहीं पता था इसके ऊपर कोई प्राइस है, उसको ज़मीन से मिला, उसने वॉलेट दिया, अगले बंदे ने भी कुछ नहीं किया, वो भी चिल लगे मंगेगा रे दवांगा, ठीक है वो भी ठीक है, जिसका ऑनर था वो वॉलेट का वो घर चला गया। अब ये जैसे ही बंदा वापस आया गली में, किसी ने कहा कि यार इधर क्या करने गया था, उसने कहा यार वॉलेट था एक, वो मैं वापस करने। उसने कहा यार 1000 रुपया तुम्हें इसने दिया है। तो बंदे ने कहा यार 1000 रुपया कौन सा, वो कहता है यार इसने तो ऐलान किया हुआ था, चलो आओ लेने चलें। वो भाई वापस बंदा चला गया, उसने कहा नॉक किया, भाईजान 1000 रुपया इनाम। ऑफरर जो था उसने कहा कि सर जी केड़ा इनाम, उसने कहा कि भाई आपने ऐलान किया था। ऑफर ने उसे कहा कि भाई क्या जब आपको वॉलेट मिला था आपको इल्म था मेरी ऑफ़र का, आपकी नॉलेज में थी मेरी ऑफ़र, कम्युनिकेट हो चुकी थी आप तक। अब लेट्स से कि ईमानदारी से बातें हो रही हैं, सही बाकी तो ज़ाहिर कह देगा मुझे पता रहा, वो तो अदालतों में फिर साबित होगा ना पता रहा कि नहीं, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम, क्योंकि कानून को समझना है, अज्यूम कर रहे हैं कि वो ईमानदारी से कहता है नहीं जी मुझे तो नहीं पता था। कहता रहा कि भाई तुम देखो नमाज़ पढ़ने भी जा रहे थे, तुम ईमानदारी से बताओ कि क्या तुम्हें पता था। उसने कहा नहीं सर मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला, लेकिन देखे ना आपने जब इनाम देना ही था तो मुझे भी दें। उसने कहा नहीं भाई ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, इसके अंदर ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है बेसिकली, दिस इज़ नॉट इवन अ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझनी है, कल हमने क्या कहा था, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एग्रीमेंट हो प्लस इन्फोर्सिबिलिटी हो, फिर एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर प्रॉमिस और कंसिडरेशन हो, फिर प्रॉमिस क्या होता है जिसके अंदर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो। वो कहेगा भाई तूने खुद से ही एक्सेप्ट कर लिया जब मैंने ऑफर ही नहीं की तुझे। वो कहेगा यार आपने जनरल ऑफर की थी, वो कहेगा मैंने जनरल ऑफर की थी, लेकिन ऑफर के एसेंशियल्स में अभी इससे 2 मिनट बाद शहबाज साहब आपको पढ़ाएंगे, ऑफर के एसेंशियल्स में एक चीज़ है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। वो 2 मिनट बाद आप पढ़ना है इसी क्लास में कि ऑफर कम्युनिकेट होना लाजमी है ऑफरी को। तो भाई आपको तो कम्युनिकेट ही नहीं हुई, हाउ कैन यू एक्सेप्ट दैट ऑफर, हाउ डू यू इवन नो दैट देयर वाज एन ऑफर, आपको तो पता ही नहीं था, तो इसलिए आपको नहीं मिलेगी। बात आई है भाई, कोई गल फॉलो की है, ऑफर का कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। अच्छा अगर तो उसको कम्युनिकेट पहले हो चुकी थी फिर तो कर सकता है, मतलब वो फिर उसने उसी तरह उसी कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट किया है ना, तो भाई अगर उसने परफॉर्म अपना पार्ट किया तो दूसरा बंदा भी करेगा। लेकिन अगर उसको ऑफर का पता ही नहीं था उस टाइम पे तो फिर वो वैलिड ना, ये तो प्रॉमिस ही नहीं है, एग्रीमेंट कहाँ से बनना है, एग्रीमेंट भी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से बनना है। ओके जी, अब आगे स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर से मुराद है जब आपको ऑफरी का पता हो, ऑफरी को ऑफरर का पता है, ऑफरर को ऑफरी का पता है। स्पेसिफिक पार्टी, स्पेसिफिक पार्टीज़ हैं, दोनों को तीनों को जितनी भी है, ज़्यादा भी हो सकती हैं, सबको एक दूसरे का पता है। वहाँ पर फिर अगर ऑफ़र की जाए और अगले बंदों तक ऑफ़र कम्युनिकेट हो गई है, समझ आ गई है, ठीक है, और वो उसको एक्सेप्ट करें, फिर वो प्रॉमिस बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ हम ऑफ़र पढ़ रहे हैं तो स्पेसिफिक ऑफ़र से मुराद क्या है, अगर किसी स्पेसिफिक पार्टी को ऑफ़र की जाए। आगे की बात काउंटर ऑफ़र, ये ज़रा समझें काउंटर ऑफ़र से मुराद क्या है। काउंटर ऑफ़र से मुराद ये है कि भाईजान एक बंदे ने, एक ऑफ़र ने एक ऑफ़र की है, अब अगले बंदे का काम क्या था, हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि एक्सेप्टेंस जो है ना वो ऑफ़र को एज इट इज़ जैसे ऑफ़र है वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना है, कोई बीच में चेंजेस नहीं लानी, कोई अमेंडमेंट नहीं करनी। अगर एक बंदे ने कहा है, कल हमने एग्जाम्पल भी दी थी कि मैंने उसे कहा कि भाई क्या आप मुझे 50 रुपए की मार्कर बेचना चाहेंगे, आगे से उसने कहा हाँ भाई मैं आपको 40 रुपए की मार्कर बेचना चाहूँगा, ये तो मैंने कहा ही नहीं भाई, मुझे गलत सुन रहा है। मैंने दोबारा कहा कि सर क्या आप मुझे 50 रुपए की मार्कर बेचना चाहेंगे, वो कह रहा हाँ भाई मैं आपको 40 रुपए की बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप मेरे बड़े अच्छे कस्टमर हैं, मैं तो सस्ता बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कहा कि हमेशा लोग महंगी बेचते हैं, सस्ती क्यों बेचता है, ठीक है। तो उसने कह दिया 40 की बेचना चाह रहा हूँ, उसने कह दिया 60 की बेचना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई मार्कर मैंने ब्लैक लेना है, 50 रुपए का बेचेंगे, उसने कहा हाँ भाई 50 रुपए का आपको ब्लू मार्कर बेचूंगा। मैं कह रहा हूँ यार मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझे सुन क्यों कुछ हो रहा है, क्योंकि भाई वो मेरी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो आगे से एक ऑफर दे जा रहा है अपनी काउंटर ऑफर, वो मेरी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मार्केट्स में आप जाते हैं तो यही होती है ना, बार्गेनिंग क्या है, बार्गेनिंग इज ऑफर एंड काउंटर ऑफर, बार्गेनिंग यही है, सही है। बंदे आप गए, स्पेशली फीमेल्स माशाल्लाह ऐसा रेट लगाती हैं चीज़ का कि अगर जो साथ वाला शर्मिंदा। आप भी अपनी वालदा के साथ कभी मदर्स के साथ गए होंगे चीज़ लेने, वो कसम से लगता है कि बंदा कहे कि यार मैं नाल नहीं आया, मैं ज़रा अलग, ठीक है।
एक बार हम गए, मैं और वालदा कोई चीज़ लेने गए, तो अब थोड़ा कम हो गया है, थोड़े बड़े हो गए हैं शायद, तो बस ये एक फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अब वो चीज़ नहीं हो पाती उस तरह। अच्छा खैर, वो भाई गए हैं, तो मेरे ख्याल में उसने कोई शॉल थी शायद, तो उसने 3,000 रुपये कहे शॉपकीपर ने। अब ये देखें, हमने पूछा जी क्या आप ये बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, उसने कहा 3,000 की मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो रेट बेसिकली उधर से आ गया, चलो उसने ऑफर कर दी कि हाँ मैं 3,000 की बेचना चाह रहा हूँ। अब मैं साथ हूँ, इधर से क्या बात हुई, हाँ भाई खरीदना चाहते हैं 800 रुपया। कितने रुपए? 800 रुपये। अब इस स्टोरी को भी समझ लें और ये रिलेट भी अपने साथ कर लें और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। शॉपकीपर ने कहा 3,000 रुपया, वालदा ने आगे से कहा 800 रुपया। शॉपकीपर हैरान, वालदा खुश, मैं शर्मिंदा। अब मैं वहाँ पे क्या सोचूं कि यार ज़मीन किसी तरह अगर थोड़ी सी खोदी जाए, यहाँ से कोई खड्डा पड़े और मैं थोड़ी देर अगर नीचे चला जाऊं तो कोई मसला नहीं है मुझे। तो भाई 3,000 से 800 ऑफर की गई, 3,000 रुपये की, आगे से एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि कोई भी चेंज, अगर कोई भी चीज़ चेंज हो जाए, ये तो मैं सिर्फ पैसों की बात कर रहा हूँ, कुछ और भी चेंज हो सकता है, सही है, जो चीज़ है ऑब्जेक्ट ही चेंज हो जाए, जैसे मैंने मार्कर का ब्लैक की जगह वो ब्लू बेचना चला, गाड़ी की बात कर ले, कोई भी इस तरह की, तो भाई 3,000 का आगे से आ गई कितने की ऑफर, 800 रुपये की। इसमें क्या हुआ, इसमें शर्मिंदगी के साथ साथ वो तो मुझे हो रही है ना, उनको तो नहीं हो रही, उनका बिजनेस है, ठीक है। उधर क्या हो गया जी, उधर उन्होंने एक नया एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो उनको पता भी नहीं है लेकिन उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया। मैंने कहा ना कि बिजनेस लॉ जो है, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872, ये बड़ा ह्यूमन नेचर के करीब करीब है, इंसान का बिहेवियर जो है उसके करीब करीब है ये, ठीक है। तो अब उन्होंने 800 कहा, तो इसका मतलब है कि आप खुद बताएं क्या अब दुकानदार 3,000 की चीज़ बेच सकता है? 3,000 की तो नहीं कम अज़ कम अब बिक सकती, क्योंकि आगे से ऑफर आ चुकी है 800 रुपये की। कानून कहता है, काउंटर ऑफर से मुराद क्या है, जब ऑफर में कोई भी रद्दोबदल करके आगे से कोई चीज़ नई एक ऑफर आ जाए, दैट इज कॉल्ड अ काउंटर ऑफर, एंड काउंटर ऑफर कैंसल्स द ओरिजिनल ऑफर। इधर लिख लो, काउंटर ऑफर मतलब इट कैंसल्स द ओरिजिनल ऑफर। जो आपकी ओरिजिनल ऑफर हुई थी, चाहे वो स्पेसिफिक थी या जनरल थी, व्हाटएवर, इट कैंसल्स द ओरिजिनल ऑफर। भाई ओरिजिनल ऑफर कैंसल हो चुकी है, जो पहले ऑफरर था अब वो ऑफरर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उसकी ऑफर ही कैंसिल हो गई है, अब ऑफर आ गई है इधर से 800 रुपये की। पहले ये ऑफरी थी, वो ऑफरर था, अब ये ऑफरर बन चुकी हैं, वो ऑफरी बन चुका है, 800 रुपये इधर से आ गया। तो आपका क्या ख्याल है कि दुकानदार 800 में मान जाएगा? नहीं, वहाँ पर ही तो फिर एक घुमसान की जंग वहाँ पे छिड़ रही है, ठीक है। वो उसने अब कहना है कि नहीं 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 बाजी 800 रुपये की बात है, देखो बेस्ट चीज़ है हमारी और ये वो। अच्छा ये बड़ा ना वैसे इंटरेस्टिंगली फ़नी सा होता है, मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ इन चीज़ों को, आप लोगों ने भी ऑब्वियसली किया होगा। वहाँ पर मतलब है कि जो फीमेल्स जाती हैं खरीदने, वो ख़रीदारी नहीं हो रही, उधर जंग हो रही है प्रॉपर, उधर तानाबाजी टॉन्ट हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। दुकानदार ने, मैं मतलब खुद वहाँ पे खड़ा सुन रहा हूँ, तो भाई शॉपकीपर ने कहा कि आपको ना ये सिर्फ आपके लिए बाजी ये रेट है और किसी के लिए रेट नहीं है। तो कह रही मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ। अच्छा जी, मैं कहा यार ये तो मतलब किसी में लड़ने वाली क्या बात है। अच्छा फिर वो दुकानदार कह रहा है इस रेट के ऊपर ना आपको पूरी मार्केट नहीं देगी। आगे से जवाब क्या आ रहा है, क्यों? मार्केट बेवकूफ़ है, वो क्यों नहीं देगी इस रेट के ऊपर। अच्छा जी, अब उसके बाद जो बात आ रही है आगे से प्रॉपर काउंटर, ना सिर्फ ऑफर का काउंटर आ रहा है बल्कि उधर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं ताकि किसी तरह उसको ये साबित कर दें हम कि भाई आपकी प्रोडक्ट 3,000 की नहीं है, और वो ये साबित करने पे तुला हुआ है कि उसकी प्रोडक्ट चलो 3 की तो नहीं लेकिन 800 की भी नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा अब दुकानदार ने कहा कि नहीं 800 नहीं बाजी 2,500 रुपया करो फाइनल, लेकिन इधर 2,500 कहाँ से देना है? नहीं नहीं हमने तो नहीं 2,500, लो जी आगे से आ गई भाई फाइनल 850 रुपया, वरना मैं जा रही हूँ। चलो जी अब जाना स्टार्ट हुआ है, साथ ही वो दुकानदार को होने लग गया यार ये तो मामला ख़राब हो रहा है, पीछे से आवाज़ लगी। अब देखें आप ज़रा समझी जाए बात को, पहली ऑफ़र क्या थी 3,000 की, बदले में क्या आई 800 की, 300 कैंसिल। अब इसके बदले में आगे से आ गई लेट से 2,500 की, तो 800 वाली कैंसिल होगी, अब ये काउंटर ऑफर दोबारा होगी।
2500 के जवाब में भाई दोबारा आ गई 850 की, तो 2500 वाली कैंसिल होगी। दिस इज काउंटर ऑफर, इट एग्जिस्ट नाउ। अब ये एग्जिस्ट कर रही है, पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं, पुरानी अब किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो खत्म हो गई है, वो लैप्स हो गई है वो ऑफर। अगर आप दोबारा 3000 रुपये बेचना चाह रहे हैं, जीरो से दोबारा शुरू से कहना पड़ेगा 3000 की, ये खत्म हो चुकी है। ठीक है, अच्छा अब ये 850, उसने कहा नहीं बाजी 2500 नहीं, चलो 2200 में कर लो। ठीक है, ये 850 खत्म, अब ये एग्जिस्ट कर रही है काउंटर ऑफर। तो करते 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 भाई लेट से कोई उधर वाली बात ही वैसे मानी जाती होती है, लेट से 1100 रुपये में फाइनल होगी चीज। चलो जी 3000 की चीज, काउंटर ऑफर ऑफर काउंटर ऑफर ऑफर, रैप हो गया। सही है, करते करते आप कहां पे पहुंच गए हैं? 1100 पे। तो ये अब फाइनल ऑफर है, अब इसको एक्सेप्ट करना है अगर करना है तो। और लेट से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब ऑफर कितने वाली एक्सेप्ट हुई है? 1100 वाली। प्रॉमिस कितने वाले का बना है? उधर से 1100 जाएगा, इधर से क्या था? शॉल जाएगी। बात आ गई है भाई समझ? तो आपको अब ये इससे समझ आ गई होगी, काउंटर ऑफर कैंसल्स दी ओरिजिनल ऑफर, ओरिजिनल ऑफर समाप्त, खत्म हो चुकी है भाई। अब काउंटर ऑफर एग्जिस्ट करती है। हाँ, इसके ऊपर भी काउंटर करना है तो कर लो, कोई मसला नहीं है। तो भाई ये 3 तरह की ऑफर्स होती हैं। ये बेसिकली काउंटर ऑफर करने से क्या होता है? ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाती है। ठीक है, आइए बात समझ। चलो सही है जी। अच्छा चलें जी, अब आगे चलते हैं। कुछ इसेंशियल्स हैं जी ऑफर के। इसेंशियल से मुराद क्या है? कुछ लवाजमात हैं जी ऑफर के, जो सारे के सारे मौजूद होना लाजमी है, जो सारे के सारे मौजूद होना लाजमी है। ये जो डेफिनेशन के नीचे उसने एडिशनल पॉइंट्स लिखा है ना, इसको अब हेडिंग दे इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। क्या हेडिंग देंगे? इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, एडिशनल पॉइंट्स को आपने, वो कहता है कि भाई ये चीजें लाजमी होनी चाहिए। ये इसेंशियल्स का मतलब क्या होता है ना, कि जो बहुत जरूरी है। एक होता है ना वर्ड नेसेसरी, उसमें भी मजीद शिद्दत लाने के लिए इंग्लिश का वर्ड क्या निकाला गया? इसेंशियल, के भाई इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, तो ये तो ज़रूरी है। अब यहाँ पर ऑफर के एसेंशियल्स हैं, वैलिड एक्सेप्टेंस के पढ़ेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के पढ़ेंगे, इस तरह डिफरेंट चीज़ें। तो भाई एसेंशियल्स पहले अगर हम आए तो सबसे पहले उसने क्या कहा, यहाँ पे जो नहीं लिखे हुए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आपने लिख लेने हैं। पहले वैसे जो लिखे हुए हैं वही डिस्कस कर लें, 12वें में चलो बताता हूँ। पहला उसने क्या कह दिया? पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ, ऑफर नॉट टू हिम और हर सेल्फ भी कर लो भाई, नाराज ना होए ना। अपने आप को ऑफर नहीं की जा सकती है, तो हमने कल डिस्कस भी कर लिया कि भाई डेफिनेशन ही ये कह रही है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर कर रहा है, तो कम से कम तो 2 पार्टीज का होना लाजमी है। तो पहला एसेंशियल क्या है? ऑफर नॉट टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ। दूसरे नंबर पे क्या है जी? ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट। ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट, ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट। ये जरा समझ लें, सर्टन एंड डेफिनेट से मुराद क्या है कि भाई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो ऑफर, बिल्कुल बात समझ आ रही हो कि ऑफर क्या की जा रही है। सर्टन, कोई यकीनी चीज़ होनी चाहिए, अनसर्टन चीज़ नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि यार रेस्टोरेंट में मैं गया, तो मैंने वहाँ पे कहा कि भाई ये चीज़ लेकर आए, कितने पैसे? कोई मैंने कहा यार ये बिरयानी ले आए लेट से, ये कितने की है? उसने कहा कि सर आपको मज़ा ही आ जाएगा, जितना मज़ा आया उतने पैसे दे देना, जितना मज़ा आया उतने पैसे दे देना। अब ये, और मैंने भी लेट से उसको मैं एक्सेप्ट अगर कर लूँ, तो भाई ये वैलिड एक्सेप्टेंस भी नहीं है, वैलिड ऑफर ही नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? क्योंकि देखो मज़ा जो है वो सर्टन नहीं है, पता नहीं किस लेवल का मज़ा होता है। एक चीज़ है वही मैंने खाई है, हो सकता है मुझे ज़्यादा मज़ा आ जाए, वही चीज़ सेम चीज़ आपने खाई है, हो सकता है आपको कम मज़ा आए। ये आपकी वो सेटिस्फाई, इसको यूटिलिटी हम बेसिकली बोलते हैं ना, सही है। तो हो सकता है कि एक चीज़ की यूटिलिटी मेरे लिए उतनी ना हो जितनी आपके लिए है, एंड लाइकवाइज चीज़ें हो सकती हैं। तो भाई सर्टन होनी चाहिए ऑफर, ठीक है। ऑफर बिल्कुल क्या होनी चाहिए? सर्टन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे 50 लाख रुपया दो, मैं चांद तोड़ के लाऊंगा,
तो आपको पता है कि चांद नहीं तोड़ के लाया जा सकता, दिस इज नॉट सर्टन एंड डेफिनेट, सही, ये काम नहीं किया जा सकता। तो ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट, इट मस्ट नॉट बी अनसर्टन। इसकी एग्जाम्पल भी जरा देखें, एग्जाम्पल 10 देखें। सलमान परचेज अ हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड इरफान प्रोमिस टू बाय अनदर इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी। उसने कहा कि भाईजान मैं आपसे एक घोड़ा खरीद रहा हूं, दूसरा भी खरीदूंगा अगर पहले वाला लकी साबित हुआ। अब पता नहीं लकी से क्या मुराद है यहां पे, लकी कैसे साबित होगा। अब वो बंदा आपके लिए दूसरा घोड़ा लेकर बैठा रहे तब तक कि पता नहीं यार ये चलो देखते हैं इसका लकी हुआ है नहीं लकी हुआ। तो इस तरह तो आप किसी को भी लारा लगा के उसका एसेट वहां पे पड़ा रहे, स्टॉक पड़ा रहे, ठीक है भाई मैं आपसे चीज़ें ये वाली खरीद जाता हूँ, दूसरी भी संभाल के रखना, अगर ये बिक गई तो मैं खरीदूंगा वो भी। अब वो आपके लिए संभाल के रख के बैठा रहे, पता लगे आपकी ये भी नहीं बिकी और उसकी वो भी नहीं बिकी, किसी और ने भी नहीं ली। अब बात है समझ, इसलिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है इन डेफिनेशंस के अंदर, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है कि भाई ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ऑफर, ऐसी कुछ ना हो वेग या एम्बिग्विटी उसके अंदर किसी तरह की ना हो। थर्ड देखें जी, वो कहते हैं एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशन, कहते हैं हो सकता है कि उसके अंदर कोई कंडीशन हो, ये कंडीशन होना एसेंशियल नहीं है, इससे अगली बार एसेंशियल है इसकी। हमने कहा ना एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर या एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, उसमें हमने कहा कि जी ऑफर मे बी कंडीशनल, ऑफर मे बी कंडीशनल, ये एसेंशियल नहीं है क्योंकि आपको पता है ना मे बी लिख दिया गया, शायद कंडीशनल हो, शायद कोई शर्त आयद की गई हो ऑफर के साथ। मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा हूं लेकिन आपको लाहौर आके खरीदनी पड़ेगी और अगले बंदे ने भी एक्सेप्ट करना है अब इसको, ठीक है, तो अब ये शर्त है ना कि लेकिन लाहौर आके खरीदनी पड़ेगी, या आपने मुझे जो 50 लाख रुपया देना है गाड़ी का वो आप चेक की सूरत में देंगे, मैं कैश नहीं लूंगा, मैंने शर्त रख दी है कि भाई मुझे सिर्फ चेक चाहिए, सही है, मुझे सिर्फ चेक चाहिए, मैं कैश नहीं लूंगा, मैंने शर्त लगाई है। अब हमने दोबारा उसी बात पे आ जाए, हमने कल भी एक बात की थी और आज दोबारा भी की है थोड़ी देर पहले कि ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट करना है, अगर नहीं कर रहे तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगी ना। अब अगर कहा गया है कि आपने सिर्फ चेक की सूरत में ही पेमेंट करनी है और अगला बंदा चेक की सूरत में नहीं करता, कैश, वो कहता है मैं कैश में करूंगा, इसका मतलब है कि भाई यू डिड नॉट एक्सेप्ट द कंडीशन मेंशन इन द ऑफर, आपने वो कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया, आप अपने पास से एक नई चीज लेकर आ गए हैं, तो वो काउंटर ऑफर तो हो सकती है, वो ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, ठीक है। तो भाई ऑफर में बी कंडीशनल बट दैट कंडीशन मस्ट बी एक्सेप्टेड, सही है, वो कंडीशन एक्सेप्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आगे अगर एक्सेप्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने काउंटर ऑफर दी है। अब ये जो पार्टी पहले ऑफर थी अब ये ऑफर ही बन चुकी है, अब इसकी मर्जी है आपकी काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, लेकिन इसकी ऑफर तो आपने खत्म कर दी है, ठीक है। वो कह रहे हैं व्हेन देयर आर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस इन एन ऑफर दीज मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी। हाँ, अगर कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे अगर मैं कह लूँ कि लाहौर आके ही आपने खरीदनी है, हो सकता है अगले बंदे को पता ही ना हो गया लाहौर आना पड़ेगा, इसने तो कहा था मैं आ जाऊँगा शेखुपुरा या कसूर, मतलब कहा तो नहीं था लेकिन मैं अज्यूम कर रहा था कि इधर आके देगा, लेकिन अब ये तो कह रहा मतलब कि लाहौर आना है, तो उसको कब पता चलेगा अगर आपने स्पेसिफिकली मैंशन किया है बोल के या लिख कर, ठीक है। तो अगर कोई स्पेशल टर्म्स हैं वो तो करनी पड़ेंगी। अच्छा, कुछ कंडीशंस होती हैं जो मतलब है कि मार्केट में चल रही होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब आपको पता ही है कि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसेस हैं वो अनफॉर्चुनेटली टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो वो कैश पे काम करते हैं, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू काम नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल आप इधर बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, तो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, आप उसमें से किसी मार्केट में गए हैं, किसी क्लॉथ की मार्केट में, किसी होलसेल की मार्केट में, तो अब वहाँ से आपने 3 लाख रुपए का सामान उठाया है, ठीक है, और आपने कहा 3 लाख रुपए का सामान भेजो, लेकिन आप जो हैं वो चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं हमेशा, लेट्स से आपने कभी कैश नहीं इतना रखा पास वहाँ पे। अब देखें मार्केट के अंदर जो थोड़ी सी नॉर्म्स हैं आपको वो भी देखनी पड़नी है,
कि आपको पता होना चाहिए वो कैश में काम करते हैं। अगर आप चेक के थ्रू करना चाह रहे हैं, आपको चाहिए स्पेसिफिकली पहले बता दें कि भाईजान मैंने इस तरह करनी है कि आप एक्सेप्ट करेंगे, मुझे माल बेचेंगे, मैं बदले में 3 लाख रुपए का चेक दूंगा आपको। बात आई ना समझ। देखें जब कोई स्पेशल टर्म हो ना, मतलब अलग हो, नॉर्मल नहीं है, तो आपने उसको स्पेसिफिकली मेंशन भी कर देना। ओके जी, खैर कंडीशन जैसी भी हो उसी तरह ही एक्सेप्ट होगी आगे से। ओके, देन आ गया जी एन ऑफर इज अच्छा, इस पॉइंट से पहले ना, ये जो लास्ट पॉइंट है, इससे पहले आप आसान बातें 2 लिख लें जो इसेंशियल्स में नहीं लिखी हुई, मतलब इनके ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें कि इसेंशियल्स में एक और चीज़ शामिल है। मैं इस कलर से लिख देता हूं ताकि आप लोग इसको कर ले। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, भाई ये भी एक इसेंशियल है, ये भी क्या है, एक इसेंशियल है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अगर आप कोई ऑफर कर रहे हैं और उसके अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मतलब है कि उसको इन्फोर्स करने का इरादा नहीं है आपका, तो भाई वो ऑफर ही नहीं है। हम यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए ये ऑफर ने बनना है प्रॉमिस, प्रॉमिस ने बनना है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ने बनना है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए इन्फोर्सेबिलिटी। हमने अभी बहुत दूर तक जाना है, तो भाई दूर तक जाने के लिए बात यह ना कि स्टार्ट ही गलत है, हमारी लीगल ऑब्लिगेशन की, लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन ही नहीं है, तो वो कहता है वो ऑफर ही नहीं है। तो ऑफर के लिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप लाजमी होना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने जनरल ऑफर की एग्जांपल में भी देख लिया है, वो क्या है, वो जो इसमें नहीं लिखी हुई इधर लिख लें, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, किसको, टू ऑफरी। भाई ऑफरी को ऑफर का कम्युनिकेट होना बड़ा जरूरी है। स्पेसिफिक ऑफर के केस में तो पता होता है अगला ऑफरी कौन है, हम सीधी सीधी बात उससे कर देते हैं। जनरल ऑफर के केस में अक्सर मसला ये आता है कि पता ही नहीं है कि किस किस तक बात पहुंची है, तो भाई वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर को। ये नहीं कि वॉलेट कोई नहीं ढूंढ सकता, वॉलेट तो कोई भी ढूंढ ले, लेकिन हाँ फिर वो ये नहीं कह सकता कि मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो प्रॉमिस होना जरूरी है, पहले प्रॉमिस के लिए ऑफर होना जरूरी है। आप तक तो ऑफर पहुंची ही नहीं है, तो फिर ऑफर कैसे होगी वो? तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, ऑफरी, सही है, ये होगी। अच्छा, अब लास्ट एक पॉइंट जो बुक में लिखा हुआ है, ये भाई आपने एडिशनल लिख लेने हैं स्माइली फेस के साथ, ठीक है, ये आपने एडिशनल लिख लेने हैं 2 पॉइंट्स। बाकी जो है बुक में लिखा हुआ है वो क्या है, इनविटेशन, ये बात समझिए, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, अगर सिर्फ इसका उर्दू ट्रांसलेशन ही कर ली जाए तो हमें समझ आ रही है, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ऑफर के लिए इनवाइट जब किया जा रहा होता है, इसका मतलब है वो ऑफर नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं भाई आके ऑफर करो, तो क्या ये मैं आपको ऑफर कर रहा हूं? नहीं नहीं, मैं तो आपको बुला रहा हूं कि सर आए ऑफर करें। मैंने आपको बुला के कहा, इनवाइट किया कि भाईजान आए ऑफर करें। मैंने आपको ऑफर नहीं की, मैंने बल्कि आपको बुलाया है ऑफर करने के लिए। इसलिए उसने कहा कि इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ये पहले तर्जमा समझ आ गया, अब आगे डिटेल में चलते हैं। इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ओके जी, देखें जरा, वो कह रहे था इंटेंशन इन invitation of an offer is to circulate information of his readiness to do the transaction। एक बंदा जब इनवाइट कर रहा है ऑफर के लिए, वो अपनी सिर्फ ये बता रहा है अगले बंदों को कि भाई मैं ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूं, लेकिन ऑफर नहीं मैं आपको कर रहा। ऑफर मुझे करो, फिर मैं देखता हूं मैंने करनी है आपके साथ ट्रांजैक्शन या नहीं। मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा हूं कि आई एम रेडी फॉर द ट्रांजैक्शन, ठीक है जी, मैं ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ऑफर आपको नहीं कर रहा। आई एम मेयरली इनवाइटिंग यू टू ऑफर, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मुझे आके ऑफर करें, मैं आपको ऑफर नहीं कर रहा। ओके जी, सच इंटेंशंस आर नॉट ऑफर्स एंड डू नॉट टेंटामाउंट टू प्रॉमिस ऑन एक्सेप्टेंस। वो कहते हैं कि अगर सिर्फ इंटेंशन है इनवाइट करने की तो ये ऑफर नहीं कहलाती, और क्योंकि ये ऑफर ही नहीं है तो ये एक्सेप्ट भी नहीं हो सकती और ये प्रॉमिस भी नहीं बन सकता। अब मसला है कि इसकी कुछ एग्जांपल्स पहले समझनी पड़ेंगी जो पेपर में आती भी हैं, ठीक है, वो ज़रा देख लें। इधर
इसमें ना लिख लें आगे, ये जो फोर्थ बुलेट था ना आपका, आगे एग्जांपल्स लिख लें। लाइक इन गुड्स ऑन डिस्प्ले, गुड्स ऑन डिस्प्ले ये लिख लें, लिख लिया, मैं या लिख दूं। इनविटेशन टू ऑफर ये जो है इनकी, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। उसने कहा जी पहले नंबर पे गुड्स ऑन डिस्प्ले इन सुपर स्टोर, सुपर स्टोर या सुपर मार्केट, उसमें गुड्स डिस्प्ले के ऊपर हैं, तो ये इनविटेशन टू ऑफर की एग्जांपल है। देख लेते हैं किस तरह। फिर उसने कहा कि भाईजान इसी तरह ऑक्शन है, अगर नीलामी के ऊपर बुलाया गया है आपको, ऑक्शन को क्या बोला जाता है, नीलामी भी बोला जाता है। नीलामी पे अगर आपको बुलाया गया है तो आपको बुलाया गया, आपने आगे ऑफर करनी है कितने की चीज खरीदेंगे, ऑक्शन है। फिर वो कहता है भाईजान एक है टेंडर, टेंडर इनविटेशन, अगर आपको टेंडर पे बुलाया गया है तो ये भी क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। और एक लास्ट आप कह लें कि सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपकी बुक में मतलब इस तरह तो नहीं लिखी चीज़ें इसलिए लिख लें, लेकिन पेपर में ना अगर कोई एग्जांपल आएगी वो ज़ाहिर सीधा सीधा तो नहीं कहेगा ना कि इनविटेशन टू ऑफर है तो कि बताएं, वो कोई ना कोई इसमें से कोई एग्जांपल होगी, आपने खुद फिर दिमाग इस्तेमाल करते हुए सोचना कि यार ये तो इनविटेशन टू ऑफर है, ये तो ऑफर है ही नहीं, तो एक्सेप्ट कैसे होगी, प्रॉमिस कैसे बन गया, एग्रीमेंट कैसे बन गया, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया, ये खुद सोचना है। तो सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दोबारा आ जाए, कॉन्सेप्ट क्या है कि इनविटेशन टू ऑफर, लोगों को जब इनवाइट किया जाता है ऑफर के ऊपर, दैट इज नॉट एन ऑफर, वो तो भैया इनवाइट किया जा रहा है, ऑफर तो जिसको इनवाइट किया जा रहा है वो आगे करेगा। अब हमने कहा यार इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमें दो, तो चलो एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे हमने पहला कहा गुड्स ऑन डिस्प्ले इन सुपर स्टोर, जब आप किसी सुपर स्टोर में जाते हैं, किसी सुपर मार्केट में जाते हैं, आपको पता है हाइपर स्टार, कारफोर, यूरो स्टोर वगैरह, मतलब डिफरेंट तरह की हैं। सुपर स्टोर पे आप गए जी सुपर मार्केट में, वहां पर अब क्या होता है कि चीज़ों के ना प्राइस भी लिखी होती है और डिस्प्ले पर भी चीज़ें लगी होती हैं वहाँ पे, ऐसे ही है, डिस्प्ले पर भी चीज़ें लगी हुई हैं, प्राइस भी लिखी हुई हैं। अच्छा ऐसे भी हो सकता है किसी आप गारमेंट्स की शॉप पे चले गए हैं, ठीक है, वहाँ पे कपड़े हैं, जीन्स वगैरह, पैंट्स हैं, शर्ट्स हैं, इस तरह ड्रेसेस पड़े हुए हैं, वो भी कोई भी चीज़ मतलब जो प्रॉपर ज़रा सुपर स्टोर हो ना, वहाँ पे लोगों ने खुद लगाई होती है। जो छोटी मोटी शॉप होती है तो जाकर पूछना पड़ता है ना भाईजान ये चीज़ दिखाना, लेकिन सुपर स्टोर में क्या होता है चीज़ें लगी होती हैं, आप खुद उठाकर काउंटर पर जाते हो, उनके जो कैश रजिस्टर है सही है, पीओएस पे, पॉइंट ऑफ सेल पे जाते हो और आप वहाँ पर उसको कहते हो मैंने खरीदनी है। अब वो यही कह रहा है, कहता है कि भाईजान वहाँ पे जो चीज़ें लगी हुई हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सुपर मार्केट ने आपको ऑफर कर दिया कि हम बेचना चाह रहे हैं आपको, उसने ऑफर नहीं की हुई। अब लॉजिकली तो आप देखेंगे ना कि भाई वहाँ पे फिर चीज़ पड़ी होने का मकसद क्या है, अगर वो ये नहीं कह रहे, ठीक है। उन्होंने ये इसलिए ये चीज़ निकाली है कि भाई कई बार हो सकता है कि कोई एक आधा सैंपल ही पड़ा हो, वो हर चीज़ नहीं सुपर स्टोर बेचना चाह रहा। अब आप अगर ये कानून बना दिया जाता कि भाई वो भी ऑफर ही है और जनरल ऑफर है और कोई भी आगे एक्सेप्ट कर सकता है, तो फिर तो फटा बन जाना था, ठीक है। लेकिन इसलिए उन्होंने कहा कि भाई वो ऑफर नहीं है, उन्होंने डिस्प्ले पे लगाई हुई है, डिस्प्ले पे वो चीज़ लगी हुई है। अब आपने, कस्टमर ने उसको उठाया है, कस्टमर जाके ऑफर करेगा कि सर मैं ये खरीदना चाहता हूं, ओरल, रिटर्न, इम्प्लाइड, जैसे भी हमें पता है कि हो सकती है, ठीक है, तो मैं ये खरीदना चाह रहा हूं। अब उस सुपर स्टोर के वहां पे जो बंदा बैठा हुआ है उसकी मर्जी है, वो चाहे तो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो रिजेक्ट कर दे, चाहे तो काउंटर कर दे आगे से कि भाई ये सर मैं लेना चाहता हूँ ये 500 रुपये की। उसने कहा नहीं यार इसकी कीमत 650। आपने कहा भाई उधर 500 लिखी, उसने कहा कि यार वो कल के रेट लिखे हुए हैं, आज का रेट ये है। अगर कानून मौजूद ना होता इस बात का तो वो ये हरकत ना कर पाता, लेकिन उसने कहा कि भाई गलती होगी, 500 लिख दिया, 650 हो गया, बताओ खरीदनी है तो खरीदो, ठीक है, खरीदनी है तो खरीदो, मैंने आपको ऑफर नहीं की हुई वहां पे। अब आप आगे ऑफर कर रहे हो, आपने कहा 500 में खरीदना चाहता हूं, बेशक वहां पे लिखा भी हुआ है, आप कह रहे 500 में खरीदना चाह रहा हूं, उधर लिखे हुए की कोई अहमियत नहीं है अब कानूनी तौर पे, ठीक है। मेरी मर्जी है, मैं आपको 500 का बेचना चाह रहा हूं कि नहीं, मैंने कहा 650 का, बताओ करते हो एक्सेप्ट? बात आई है समझ। सुपर स्टोर ने ऑफर नहीं की हुई, सुपर स्टोर ने डिस्प्ले पे चीजें लगाई हुई हैं, एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है भाई कि ये ले लो, आके लेनी है चीजें, तो आपने उठाई है चीज और आपने जाके कहा कि भाई मैं खरीदना चाहता हूं, आपने ऑफर की है, अब उनकी मर्जी एक्सेप्ट करना है कि नहीं। आगे पहली बात समझ। दूसरी बात ऑक्शन, नीलामी। नीलामी क्या होती है?
लेट्स से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और उनके जब एसेट्स बहुत ज़्यादा उन्होंने बेचने होते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी चीज़ की वैसे नीलामी हो सकती है, तो उन्होंने जब अपनी गाड़ियाँ फॉर एग्जांपल काफ़ी टाइम गुजर गया या एसेट्स हैं, एसी वगैरह है, फर्नीचर है, उन्हें लगता है काफ़ी वियर एंड टियर होगी या डेप्रिशिएट हो चुके हैं, चलो अब इनको ना बेच देते हैं। उन्होंने कहा यार बेचने के लिए बेहतर नहीं है कि नीलामी करते हैं, ताकि इन्वाइट करते हैं पब्लिक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बोली लगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बोली लगे, वहाँ पे नीलामी लगे, ठीक है। तो जाहिर है जितनी बड़ी नीलामी होगी उतनी महंगी हमारी चीज़ बिक जाएगी। अब ये वो आपको ऑक्शन पे इनवाइट कर रहे हैं, ये नहीं है कि जिसको इनवाइट किया वो कहे आगे भाईजान मैं तो खरीदूंगा, आपने तो बुलाया था मुझे ही बेचो हर सूरत, ऐसे नहीं है। बात आई समझ। न्यूज़पेपर्स में अगर कभी पढ़े हो, आजकल कम लोग पैसे पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर्स में अक्सर आए होते हैं ऑक्शन, सही है, या नीलामी आम या आम नीलामी, नीलामे आम लिखा होता है, नीचे चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई इस टाइम के ऊपर होगी, जिसने अपनी ऑफर्स लेकर आनी है चीज़ें खरीदने की वो आ जाए। आगे बात समझ। तो वो उस केस में भी ये इनवाइट किया जा रहा है, आपको ऑफर नहीं की जा रही कि आप पक्के हो जाएंगे भाई वो जो गाड़ियाँ 2 वहाँ पड़ी हुई हैं इसने मुझे खाता लिख दिया है नीलामी में आने का, वो 2 गाड़ियाँ मेरी हैं, मैं जिस मर्जी रेट पे उठाऊँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आपने ऑफर करनी है, फिर उधर से भी कोई ना कोई बोली नहीं लगाएगा। तो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई नहीं भी आया और बंदा, तो आप फिर सेलर की मर्जी है बेचना चाहता है कि नहीं, एक्सेप्ट करता है कि नहीं। आगे टेंडर। टेंडर क्या है? टेंडर भी देखें नीलामी की ही तरह है, लेकिन टेंडर में थोड़ा सा तरीकाकार ये होता है कि जैसे ऑक्शन के अंदर आमतौर पे क्या होता है कि कंपनी या गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं, वो उनको बेचना चाह रही होती है, वो कहती है रेट लगाओ आप। टेंडर में आमतौर पे ये होता है कि कंपनी को या गवर्नमेंट को कोई चीज़ चाहिए होती है, सही है, कोई सर्विस या कोई गुड्स चाहिए होती हैं, और वो चाहते हैं कि यार एक बेस्ट रेट के ऊपर मिल जाए और बेस्ट कॉम्पिटेंट जो पर्सन है, टेक्निकली भी जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उससे मिल जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, एक टेंडर फ्लोट करते हैं, फ्लोट से मुराद है कि सर्कुलेट कर देते हैं अखबारों में भी, और एक वेबसाइट भी है, लिख लें वैसे, कभी आपके काम आएगी जब आप आर्टिकल्स में जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए। पेपरा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये एग्जाम्पल है, बस ये नहीं कि सिर्फ उधर ही टेंडर होते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर उधर होते हैं, ठीक, पाकिस्तान में, ठीक है। क्या है जी? PPRA, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, पब्लिक से मुराद सरकारी, पब्लिक सेक्टर कंपनी से निकला, सरकारी प्रोक्योरमेंट खरीदने को कहते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी, भाई ये एक अथॉरिटी है, एक इदारा है जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट को, मतलब कि सरकारी कंपनीज की प्रोक्योरमेंट को देखता है। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट आमतौर पे क्या करती है, इनका एक वैसे कानून है, अगर आपको लेट्स से इस वक्त 2 लाख रुपए आई बिलीव लिमिट है, चले आसानी के लिए कर लेते हैं, लाख रुपए लिमिट है। अगर लाख रुपए से ऊपर आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी है गवर्नमेंट इदारे ने, तो वो टेंडर फ्लोट करती है, क्योंकि कानून ये कहता है कि भाई आपने बेस्ट रेट के ऊपर उठाना। वो किस तरह करते हैं अलग बहस है, अभी हम सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट उनकी वायलेशन कैसे हो रही है वो एक अलग बहस है, ठीक है। तो भाई उन्होंने कहा कि जी हमें सर्विस चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने कंस्ट्रक्शन करवानी है बिल्डिंग की, तो सारे लोग अपनी अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ भी दिखाएं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने कितने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ठीक है, सारा कुछ, और फाइनेंशियल प्रपोजल भी लेकर आएंगे कितने में आप काम करेंगे। अब आमतौर पे टेंडर के अंदर क्या होता है कि लोग ना सील्ड बिड्स देते हैं। सील्ड बिड्स से मुराद क्या है कि बंद लिफाफों में डाल के, आमतौर पे यही चीज़ चलती है, प्रैक्टिस है। अब वो फिर एक ही टाइम पे सारे लिफाफे खोले जाते हैं और लोगों को देखा जाता है कि भाई किसने बेस्ट प्राइस ऑफर की है। कुछ एरिया प्राइसिंग के हवाले से होता है, कुछ वेटेज, और कुछ उनके टेक्निकल वेटेज होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का 30 साल का एक्सपीरियंस है, एक का 3 साल का एक्सपीरियंस, दोनों बराबर तो नहीं है। 30 साल वाला कहेगा मैं तो पैसे भी इसलिए ज़्यादा मांग रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा, मैं काम अच्छा करता हूँ, तो वो ना वेटेज दे के एक ना मार्क्स निकाल लेते हैं किसको जाना है, ठीक है। तो कहने का पर्पज़ है कि भाई अगर आपको टेंडर पे इनवाइट किया जा रहा है कि भाई आके बोली लगाएं, बिड करें, वो जो आपकी तरफ से बिड होगी ना, चाहे ऑक्शन में हो चाहे टेंडर में हो, दैट इज एन ऑफर, वो ऑफर है। लेकिन इधर से जो आपको इनवाइट किया गया था वो ऑफर नहीं थी, वो आपको तो कहा गया था इनविटेशन टू ऑफर, कि भाई आप आके ऑफर करें। गल आ गई है समझ भाई। तो आमतौर पे इनकी प्रैक्टिस यही होती है। अगर ऑक्शन की बात की जाए, मतलब जो खुलेआम नीलामी होती है ना, वो एक बंदा कहता है जी 10 लाख, वो कहता है 10 लाख 10,000, IPL वगैरह की जिस तरह होती है। तो इस तरह करते हैं, तो एंड पे जाके वो जिसकी हाईएस्ट हो वो 3 बार पूछते हैं, फिर थोड़ा मारते हैं, चलो जी फाइनल,
एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है। और वो भी तो देखे ना, ऑफर काउंटर होती रहती है। जनरल ऑफर की होती है सबको, एक कहता है 10 लाख रुपए, कहता है 10 लाख 10, अब 10 लाख वाली खत्म हो चुकी है, एग्जिस्ट नहीं करती, अब 10 लाख 10 वाली जिंदा है। फिर एक ने कहा 10 20, चलो 10 10 भी गई, 10 20 वाली आ गई, करते 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 फाइनल हो गई एक जगह पे जो एक्सेप्ट की जा सकती है। ओके जी, टेंडर इन्विटेशन आ गई समझ। लास्ट आ गई सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसी तरह वो कहते हैं कई बार ना आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही होती है कंपनीज की तरफ से या बिजनेसेस की तरफ से या किसी पर्सन की तरफ से। जरूरी नहीं है कि वो आपको ऑफर करवा रहा है। मिसाल के तौर पे एक दोस्त के साथ मैं गया, ठीक है, मुझे छोड़े, कोई पर्सन एक दोस्त के साथ गया, उसने कहा कि यार ये मेरा घर है, ये ना मैं 2 करोड़ का सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसने क्या कहा, मैं 2 करोड़ का सेल करना चाह रहा हूँ। साथ वाले ने बातें सुनी उसकी, कहते ठीक है, किस तरह बना है, सारा कुछ पूछा उससे कि अच्छा कब बनाया था, क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ, फलां 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 फलां, सारी चीज़ें पूछ ली। अगले दिन वो आ गया, कॉल उसको की, कहता भाई मैं तेरी ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ 2 करोड़ वाली। उसने कहा कि भाई मैंने तुम्हें कब ऑफ़र किया 2 करोड़ रुपए की। उसने कहा भाई कल ही तो तू कह रहा था कि मैं बेचना चाह रहा हूँ। उसने कहना है कि भाई मैं तो एक अपना इरादा बता रहा था और एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा था, मैंने ऑफ़र थोड़ी किया कि मैं तुम्हें बेचना चाह रहा हूँ, तो तुम कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। लेट से वो कह सकता है ना कि भाई मुझे तो यकीन है एक पार्टी की तरफ से मुझे इतना रेट लग जाना है, तो मैं तुम्हें क्यों कहूँ। बात आई समझ। तो सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, दिस इज नॉट एन ऑफर, इट इज मेयरली इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। ईमेल्स आपको आती होंगी, डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से ईमेल्स आती हैं, जिनके पास पैसा हो वैसे उन्हें आती हैं, पता नहीं आपको आती कि नहीं। तो कि भाई ये यूनिवर्थ पे इतने % ऑफ हो गया है, सफ़ायर पे इतने % ऑफ हो गया है, खाड़ी पे फलां सही है, डिफरेंट ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनका ये आ गया है रॉयल टैग वगैरह। तो बताएं जी आप मतलब सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन आया थी इस तरह, या व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे, रेस्टोरेंट पे आप किसी गए हैं, गलती से किसी अच्छी जगह पे आप चले ही गए हैं, तो अब उनके फिर आपको मैसेज प्रमोशन के आते रहते हैं, वीकेंड डील्स आ गई है जी, मिडनाइट डील्स आ गई हैं, PSL डील्स आ गई हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं उसमें। अब वो आपको इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक मुझे मैसेज आए कि फॉर एग्जांपल लेट्स से 2000 पर पाउंड केक हम बेच रहे हैं, बड़ा ही कमाल किस्म की अच्छी क्वालिटी का। मैंने सोचा यार 2000 पर पाउंड तो कुछ भी नहीं है, बड़ी कमाल है ये तो, बड़ा मतलब कि जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो बड़ी अच्छी हैं, इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, तो मुझे परचेज़ कर लेना चाहिए। फ़ौरन मैंने कॉल की, भाईजान 2000 रुपये पाउंड का दे रहे हैं। उसने कहा कि नहीं सर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या है 2500 पर पाउंड का हम देंगे, ठीक है। क्या मैं उस पर केस कर सकता हूँ कि भाईजान आपने ऑफ़र की थी मुझे, आपने जनरल ऑफ़र की हुई थी, मैं 2000, उसने कहना कि नहीं सर, अदालत ने कहना कि भाईजान दे वर ओनली सर्कुलेटिंग द इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे थे। अभी रिसेंटली आपको पता है गाड़ियों की प्राइसेस कम हुई हैं, ये बड़ी एक रेलिवेंट वैसे लेटेस्ट एग्जांपल भी है। किया स्टॉनिक की प्राइस आपको पता है 15 लाख उसने कम करके आई गेस 47 के करीब शायद आ गई है, और स्विफ्ट की भी प्राइस जो है जो टॉप लाइन वेरिएंट है उसकी कुछ 7 लाख रुपए कम हुई। अब देखिए उन्होंने ये किया, स्टॉनिक की अगर पहले बात की जाए, उन्होंने आकर 15 लाख रुपया प्राइसेस कम हो गई, लो जी हर तरफ हो गया, पता नहीं क्या काल पड़ गया, और हमारी आवाम जैसे करती है पड़ गई जाके उनको। ठीक, 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हमारी बुकिंग ऑफ हो गई है। 2 दिन बाद उन्होंने क्या कहा, हमारी बुकिंग ऑफ हो गई है। लेट्स से वो अनाउंस करने से पहले जो लोग वहाँ पे उनके स्टोर पे पहुँचे हैं, क्या वो पाबंद थे हर बंदे को 47 लाख की या मतलब के डिस्काउंटेड कार देने के, क्या वो पाबंद थे? नहीं भाई, वो नहीं पाबंद थे, और उन्होंने बहुत से लोगों को नहीं भी दी, ये कह कर के भाई हमारे पास अभी वो बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी नहीं बाद में, और ये वो 2 दिन बाद उन्होंने वैसे ही कह दिया कि बुकिंग ऑफ होगी। ठीक, लेकिन हाल पड़ेगी। स्टॉनिक का आपको पता है काफ़ी अर्से थोड़ा सा आउट थी, तो उन्होंने वो भी इनका लिखा है, वो एक अलग बहस है से मार्केटिंग की। लेकिन देखें वो क्या पाबंद थे आपको बेचने के उस रेट के ऊपर? नहीं थे पाबंद, उन्होंने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की है कि भाई हम इतने ये प्राइस है इसकी। उन्होंने कब कहा कि हम हर बंदे को देंगे जो भी आएगा, हम उसको प्रॉपर ऑफर कर रहे हैं? उन्होंने इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की है। ऑफर तो बायर ने जाके करनी थी कि सर मैं खरीदना चाह रहा हूँ, फिर उनकी मर्जी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। आगे ये बात समझ। तो ये इन्विटेशन टू ऑफर की खैर एग्जांपल्स थी। तो भाई एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर में क्या क्या है याद करें।
पहले नंबर पे ऑफर नॉट टू हिम और हर सेल्फ, अपने आप को ऑफर नहीं की जा सकती। दूसरे नंबर पे ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, बड़ी क्लियर होनी चाहिए विदाउट एनी एम्बिग्विटी। देन ऑफर में भी कंडीशनल, कंडीशनल हो सकती है, ये एसेंशियल नहीं है कि कंडीशन होगी या नहीं होगी, ये तो उसने वैसे बताया, लेकिन वो आगे कह रहा है कि भाई कंडीशन मस्ट बी एक्सेप्टेड, लेकिन वो कंडीशन के साथ ही आपने ऑफर को एक्सेप्ट करना है। अगर आप उसके अंदर कोई चेंजेस लेके आ रहे हैं तो फिर आगे से क्या है, काउंटर आ गया। अच्छा, फिर वो ये दो चीज़ें मैंने कहा आप एडिशनल लिखने वाले चार, ये ब्लू वाली भी आपने खुद लिख लेनी है क्योंकि बुक में नहीं है। तो क्या है जी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए आपकी, वरना ऑफर ही नहीं है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, और इसके साथ आपने जनरल ऑफर वाली एग्जांपल याद रखा करनी है ताकि आपके जहन में आ रहा है कि क्यों हमने उसको इनाम नहीं दिया था, इसी की बेस पर कि भाईजान आप तक तो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई, कैसे इनाम दे दे। देन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, सही है, और इसकी 4 एग्जांपल्स हैं। ओके भाइयों और बहनों, चलें एग्जांपल 11 देखें। अदील आस्क मोहसिन टू सेंड द रिप्लाई ऑफ हिज ऑफर बाय ईमेल, उसने कहा कि भाई आपने ईमेल से रिप्लाई करना है। ऑफर में भी कंडीशनल, में भी थी तो उसने लगाई थी, उसने कहा भाई मुझे सिर्फ ईमेल चाहिए, मैसेज कॉल पे रिप्लाई ना करना। अब अगला बंदा अगर ईमेल पे रिप्लाई नहीं करता तो क्या करें, क्या ये रिजेक्ट कर सकता है उस ऑफर को? ऑब्वियसली रिजेक्ट कर सकता है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि रिजेक्ट ही करना है, ये वैसे थोड़ा आगे जाके इसकी समझ आएगी। देखिए, एक्सेप्टेंस उसी फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन अगर उस फॉर्म में नहीं भी हुई, अब ऑफरर की मर्जी है, उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, ये आगे पढ़ेंगे एक जगह पे, ठीक है। चलें नेक्स्ट आ गया जी एग्जाम्पल 12। इकबाल डिस्प्लेज गुड्स फॉर एन ऑक्शन सेल, उसने चीज़ें लगाई गई, नीलामी लगी, आ जाओ आओ खरीदें। वो कह रहा है कि ये ऑफर नहीं वो कर रहा, वो इनवाइट कर रहा है कि भाई आप आके ऑफर करें, कितने कितने खरीदना चाह रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल 13। गुड्स वर डिस्प्लेड इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर, ये वाली पहली, डिपार्टमेंटल स्टोर में चीज़ें लगी हुई हैं। फॉर सेल एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम वॉज देयर, खुद ही आओ उठाओ चीज़ें जाओ, ठीक है। वन कस्टमर सिलेक्टेड एन आइटम, हियर द डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज एन इन्विटेशन टू ऑफर एंड सिलेक्शन ऑफ द आइटम बाय कस्टमर इज एन ऑफर, सही है। ओके चलो, अब अगली बात आई कि कम्युनिकेशन ऑफर की, कब ये समझा जाएगा कि ऑफर अगले बंदे तक कम्युनिकेट हो गई है, पहुंच चुकी है। देखें जी, वो ये कह रहा है कि द कम्युनिकेशन ऑफर ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी। ये ज़रा छोड़ें, बाय एनी एक्ट और ओमिशन क्या है, मतलब इसका ये है कि जब अगली पार्टी कोई ऐसा काम करे, ठीक है, जिससे ऑफर कम्युनिकेट हो रही हो, वो बात हो रही है। वो कहते हैं कि कब होगी, बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। मतलब है कि एक बंदे ने कोई ऐसा काम किया है जिससे ये लग रहा है कि भाई उसका इरादा था ऑफर को आगे कम्युनिकेट करने का, और वो कम्युनिकेट हो भी गई है, अगले बंदे तक पहुंच भी गई है, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। इट मीन्स दैट एन ऑफर कैन बी मेड बाय अ वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। कंडक्ट ऑफ द पर्सन से मुराद इम्प्लाइड है, ठीक है, बात आ रही है भाई समझ। वो ये कह रहा है कि एक ऑफर कब कम्युनिकेट होगी, किस तरह कम्युनिकेट होगी, तो ऑफर भाई कुछ भी ऐसा करके कम्युनिकेट की जा सकती है, चाहे बोल के, लिख के या इम्प्लाइडली, ठीक है, जिससे आपकी जो बात है, जो ऑफर है, वो अगले बंदे तक पहुंच जाए, समझ आ जाए उसको, तो ये आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है। मिसाल देखें, अ शू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग वन शूज विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, उसने पूछा नहीं है। इन सच सर्कमस्टांसिस दैट एनी रीजनेबल मैन कुड गेस दैट ही एक्सपेक्ट्स टू बी पेड फॉर दिस इज एन ऑफर कम्युनिकेटेड इम्प्लाइडली। वो देखें, वो कहते हैं कि शू शाइनर है, उसने आगे शूज पॉलिश करना भी स्टार्ट कर दिए, उधर से उठाए हैं, ठीक है, और कोई भी रीजनेबल बंदा ये समझ सकता है कि यार जाहिर है पैसों के लिए कर रहा होगा, तो भाई वो ऑफर ही उसने किया, बेशक उसने बोला भी कुछ नहीं है, उसने अपने कंडक्ट से ऑफर कम्युनिकेट कर दी है, ठीक है, तो ऑफर को कम्युनिकेट होना जरूरी है। फिर मोहसिन सेज टू नूर दैट ही इज विलिंग टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर 20,000, उसने भाई स्पेसिफिकली एक्सप्रेस कर दिया मैं आपको 20,000 की बाइक बेचना चाह रहा हूँ, तो ये तो प्रॉपर, ये भी ऑफर है, लेकिन ये कम्युनिकेट हुई है एक्सप्रेसली, ठीक है। अब वो बात करेंगे कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ये बातें बड़ी अहम है, पेपर में भी आती हैं, एमसीक्यूज इससे बड़े टेक्निकल बन जाते हैं, स्पेशली जब आगे एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, वो 2 फेजेस में होती है, तो ये बड़ा अहम कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है। कंप्लीट होने से मुराद क्या है कि कब समझा जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेट हो चुकी, पहुंच गई। देखें, जैसे वो जो जनरल ऑफर वाला फड्डा हुआ था, अब उधर बहस ये होनी थी ना कि भाई क्या कंप्लीट हो चुकी थी उस वक्त जब आपने इसको एक्सेप्ट किया, तो बात ये ना कि
किस वक्त पे कंप्लीट होती है, तो उसका बताने लगा। वो कहता है कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। तो ये जो आगे लिख रहा है टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड, ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड लिखा हुआ है, इसको ऑफर ही लिख लें, सही है। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई कम्युनिकेशन ऑफर की तब कंप्लीट होती है जब ये ऑफरी की नॉलेज में आ जाए, ऑफरी के इल्म में आ जाए। उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, आधे घंटे बाद। वो उन्होंने कहा भाई जब ऑफरी के नॉलेज में आ गई ऑफर, ऑफरी के नॉलेज में आ गई ऑफर, तो इसका मतलब है कि ऑफर कम्युनिकेट, ठीक है जी। आजम प्रपोजेस बाय लेटर, आजम साहब ने खत लिखा है टू सेल अ हाउस टू बाबर एट अ सर्टेन प्राइस। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बाबर रिसीव्स द लेटर। अच्छा, अब इसमें ना एक थोड़ी सी चीज़ें ऐसे हैं कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, तो उस वक्त ईमेल्स, व्हाट्सएप, ईमो और पता नहीं क्या क्या, इस वक्त स्नैपचैट, इंस्टा, फेसबुक वगैरह, ट्विटर, ये चीज़ें नहीं थी आपकी कम्युनिकेशन के लिए। उस वक्त लेटर्स ही होते थे, उससे पीछे चले जाए तो कबूतर होते थे, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई अगर ख़त के थ्रू, लेटर के थ्रू, अब इसलिए ना उस कानून के अंदर एग्जांपल्स भी लेटर्स की हैं, पोस्ट की हैं, या मैक्सिमम फैक्स की आ जाएंगी, टेलीग्राफ की आ जाएंगी, मोस्टली लेटर्स की एग्जांपल है। तो वो कहता है अगर बाय पोस्ट एक ऑफर की गई थी लिखकर, तो कब समझा जाएगा कि ये कम्युनिकेट हुई है? भाई जब अगले बंदे को लेटर रिसीव हो जाएगा, उसको पढ़ लेगा। सिर्फ लेटर रिसीव होने में नहीं है, पता नहीं लेटर के अंदर क्या, उसको क्या पता क्या लिखा हुआ है। तो जब तक वो लेटर खोल के, इसमें तो लिखा हुआ है व्हेन ही रिसीव्स द लेटर, नहीं, आप ये लिख लें व्हेन ही रिसीव्स एंड रीड्स द लेटर। बेसिकली तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब उसकी नॉलेज में आ जाए चीज़, जरूरी तो या तो ना खत के बाहर ही लिखा हो, तो खत के अगर बाहर लिखना तो फिर खत अंदर डालने की क्या जरूरत है, लॉजिकली तो वो खोलना ही पड़ेगा ना खत। तो जब वो खत खोल लेगा, लेटर खोल लेगा, उसकी नॉलेज में आएगी, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, ठीक है जी। अब आगे बात आएगी रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। रिवोक का मतलब होता है ख़त्म कर देना, कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना, कैंसिल कर देना। अब वो कह रहे हैं कि क्या एक ऑफर को कैंसिल भी किया जा सकता है? ये आपने जवाब देना है। एक ऑफर जो मैंने आपको कर दिया, लेटर लिख दिया, लेट से ये घर खरीदना 5 करोड़ का, एक लेटर लिख दिया हुआ है। अब ये आपकी नॉलेज में कब आना है? जब आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि यार मेरा मूड बदल गया, मैं नहीं बेचना चाह रहा इस चीज़ को, कब तक मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ? क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इसको रिवोक कर सकता हूँ? सोचें, क्या मैं इसको रिवोक कर सकता हूँ या नहीं? देखो कानून ये कहता है भाई कि अगर तो आप ऑफर कर देते हो अगले बंदे को, और अगला बंदा उसको एक्सेप्ट कर ले, क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले, तो अब ये क्या बन चुका है? अब ऑफर तो रही ही नहीं है, ऑफर तो खत्म हो चुकी है। अब ये क्या बन चुका है? प्रॉमिस बन चुका है। और अगर इसके अंदर पैसे पूसे भी लिखे होते, कंसीडरेशन भी लिखी होती, कोई पैसों के अलावा भी कंसीडरेशन भी लिखी होती, तो ये तो एग्रीमेंट भी बन चुका है। और अगर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, जो कि नेचुरली प्रिजम्पशन यही है, तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शन, कमर्शियल ट्रांजेक्शन आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो भाई अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी बन चुका है, तो अब कैसे पीछे हट सकते हैं? गल आइए समझ, फॉलो किया। देखें क्विकली सारी चीज़ें होगी, हमने पढ़ी अलग अलग है स्टेप, लेकिन वो स्टेप वाइज थोड़ी होती हैं इस तरह। अगर आपने एक ऑफर किया, उसके अंदर कंसिडरेशन भी मेंशन है, सारा कुछ ही मेंशन है, और अगले बंदे ने उसी तरह एज इट इज उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, अब ये बन गया प्रॉमिस। अब उसके अंदर सारा कुछ तो मौजूद था, तो एग्रीमेंट भी बन गया, इन्फोर्सेबल भी था, तो कॉन्ट्रैक्ट भी साथ ही फौरन ही हो गया, विद इन सेकेंड्स चीज़ें होगी। तो इसका मतलब कि जब वो एक्सेप्ट हो जाती है, तब उससे मुकरा नहीं जा सकता, ठीक है। अब इसने ना इसमें एक लाइन लिखी है, वो हम आगे जब पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगी, फिलहाल उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। वो कह रहा है अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, बट नॉट आफ्टर वर्ड्स, बट नॉट आफ्टर वर्ड्स, बट नॉट आफ्टर वर्ड्स। इसको फिलहाल आप ऐसे लिख लें, क्योंकि अभी नहीं, ये जो एज अगेंस्ट दी प्रपोजल है, मैंने अभी कहा था ना कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जो होती है, तो ऑफर की कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं ना, ऑफर कब कम्युनिकेट होती है, किस तरह होती है? जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पढ़ेंगे ना, वो 2 फेजेस में होती है। इसका तो सिंपल फेज है कम्युनिकेशन का, यही है ना कि जब नॉलेज में आ गई, खत्म बात।
एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन दो फेजेस में होती है, एज अगेंस्ट प्रपोजर, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, ठीक है। इसलिए वो जब पढ़ेंगे समझ आएगी। फिलहाल यहाँ पे ये लिख लें, फिलहाल यहाँ पे क्या लिखना है, ये लिख लें भाई कि ऑफर को, ऑफरी के एक्सेप्ट करने से पहले पहले, एक्सेप्ट करने से पहले पहले आप रिजेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट करने से पहले पहले आप रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे ही उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, बेशक आपको पता ही नहीं है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे आपने खत लिखा था, बात ज़रा फॉलो करें। आपने खत लिखा थी 10 तारीख को कि यार मैं 5 रोड का घर भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। खत पहुंचा वहाँ पे 12 तारीख को, आपका बीच में ज़हन बदल गया, आपने कहा यार नहीं मैं नहीं भेजना चाह रहा और ख़त के अलावा कोई और तरीका ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने दूसरा ख़त लिख दिया जल्दी जल्दी से कि 11 तारीख को आपने लिख दिया कि यार मैं नहीं बेचना चाह रहा, ऑफ़र को आप ख़त्म करना चाह रहे हो। 10 वाला पहुंचा 12 को, लेट से 11 वाला पहुंचा 13 को, लेकिन वो जो 12 वाला ख़त था ना वो 12 तारीख को खोल भी चुका था अगला बंदा, ऑफ़र कम्युनिकेट हो चुकी थी, ऑफरी को एक्सेप्ट भी कर चुका था, जवाब में आपको भी ख़त लिख चुका था, एक्सेप्ट करके जवाब में आपको भी खत भेज चुका हुआ है। वो कह रहा है कि भाईजान जैसे उसने एक्सेप्ट किया, अभी आप तक खत पहुंचा भी नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है अब आपकी ऑफर इसके बाद रिवोक नहीं हो सकती। आपने 11 को खत भेजा, जो 13 को पहुंचा, इट डजेंट मैटर नाउ, अब उसका कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज़ पहले ही एक्सेप्ट हो चुकी है। तो भाईजान सिंपल बात है, ऑफर को उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले तक रिवोक किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, उसके बाद नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखें, अदील प्रपोजेस बाय लेटर सेंट बाय अ पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब, जाजिब इंटेंड्स टू एक्सेप्ट द ऑफर, उसका इरादा है इसको एक्सेप्ट करने का, बट हैज़ नॉट पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस येट, लेकिन अभी तक उसने लेटर नहीं भेजा। उसका इरादा तो है, इरादे को क्या करना है भाई जब लिखा ही नहीं हुआ, ठीक, मतलब कि जब आप अगले बंदे को कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे अपनी एक्सेप्टेंस, बता ही नहीं रहे कि मुझे कबूल है, तो जेन में क्या करना है इसका। शादी हो रही हो जी, वो मौलवी साहब पूछ रहे हैं कबूल है कबूल है, वो जेन में तो बिठा के बैठे हुए हैं कि हाँ जी कबूल है, बोल नहीं रहे, तो क्या करना है। वो तो जब तक आप करोगे नहीं एक्सेप्ट तो तब तक तो नहीं होगा ना मामला, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो अब जाजिब साहब के है जी, हाँ यार मैं कर लूँगा एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्ट अभी तक किया नहीं है, तो भाई क्या डील के पास ऑप्शन है रिवोक करने की? एग्जैक्टली, ही हैज़ द ऑप्शन टू रिवोक द ऑफर। एक्सेप्ट करने से पहले पहले रिवोक कर दे, ठीक है। अगर फेस टू फेस है फिर तो बिल्कुल ईजी है। मैंने आपको कहा हाँ यार ये 50 रुपये का मार्केट खरीदना है, अभी आप बोलने लगे तो मैंने कहा मैं नहीं बेचना, ख़त्म बात, ऑफर वापस, ऑफर वापस। क्लियर है जी। नीलामी लग रही थी, नीलामी पे बुलाया उन्होंने, तो इनवाइट किया था, हम चले गए नीलामी लगाने के लिए। तो अब नीलामी में ये होता है ना कि भाई एक ऑफर आती है, फिर अगले करते 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 एंड पे एक्सेप्ट होती है। लेट से भाई मैंने फाइनल एक आवाज़ लगाई हुई है 50 लाख रुपया, कोई और बंदा नहीं लगा रहा, ठीक है, और मुझे शक पड़ी यार ज़्यादा ही लगा बैठा हूँ। मैंने यहाँ पे कहा भाई भाई नहीं 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 मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूँ, आगे से अभी तक थोड़ा नहीं बजा। सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे ना कहाँ पे किस तरह से एक्सेप्ट होती चीज़, ठीक है। आगे से थोड़ा नहीं आया अभी तक, या इधर अभी उसने उठाया है इधर तक आ रहा है, मैंने पहले कि मैं कहा नहीं 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 मैं नहीं कर रहा 50 लाख, कैंसिल 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 कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट करने से पहले पहले। 18 नंबर, अदील प्रपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब, जाजिब हैज़ पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसने भी भाई आगे से कबूल है कबूल है कबूल है करके लिख दिया कि हाँ मुझे घर खरीदना है। अब बेशक अदील के पास खत पहुंचे उसका या ना पहुंचे, उसने एक्सेप्ट कर लिया, सो कर लिया, ठीक है। ये जो है ना अगेंस्ट प्रपोजर अगेंस्ट एक्सेप्टर, ये जब हम पढ़ेंगे ना कल होपफुली, तब आपको ये क्लियर हो जाएगी, फिर दोबारा इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, मज़ीद क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है जी। चलें ये था जी मैनर्स ऑफ रेवोकेशन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस ये देख लेते हैं, फिर एंड करते हैं आज का लेक्चर। मैनर्स ऑफ रेवोकेशन से मुराद है कि भी किस किस तरह से रिवोक किया जा सकता है, किस किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है एक ऑफ़र को। ऑफ़र की रेवोकेशन पढ़ रहे हैं अभी, एक्सेप्टेंस की नहीं पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं? ऑफ़र की रेवोकेशन। वो आपको कहता है a proposal यानी an offer may be revoked by in following ways, कुछ तरीके का आ रहे हैं जी। अच्छा इसमें भी ना उसने 4 तरीके बताए हुए हैं, 4 मैं आपको बताऊंगा, बल्कि 5 ही बता देता हूँ, ठीक है। मतलब बुक में ना असल में डिफरेंट जगहों पे चीज़ें ये लिखी हुई हैं, तो मैंने फिर वो उधर से जो रेलेवेंट थी वो इधर ही डाल ली है। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऑफर को किस किस तरह से रिवोक किया जा सकता है, तो आपके पास ये 4 की बजाय 9 जवाब होंगे उसके,
9 ही बन जाते हैं ना, हाँ ठीक है। चलें जी, पहले तो वो देख लेते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। उसने कहा जी बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि रिवोक किस तरह से होती है प्रपोजल। तो उसने कहा भाई सिंपल एक नोटिस लिख दें, कम्युनिकेट कर दें। अच्छा, लिखना भी जरूरी नहीं है, वही इंप्लाइड भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। ऑफरर ने ऑफरी को लिख दिया कि भाई मैं इसको रिवोक कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ ऑफर को। ये भी एक तरीकाकार है। ठीक है, तो इसको ना आप लिख लें कि बाय ऑफरर, लेकिन ब्रैकेट में लिखें बिफोर एक्सेप्टेंस। मतलब ये देखो ना, पहला पॉइंट क्या है कि ऑफरर साहब ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन लिखें यहाँ पे बिफोर एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा उसको। उसके पास ये जो ऑप्शन है ना रेवोकेशन का, ये हमेशा हमेशा के लिए मौजूद नहीं है, एक्सेप्ट होने से पहले तक मौजूद है। आई बात समझ? अच्छा, दूसरा साथ एक लिख लें बाय ऑफरी। ऑफरी भी खत्म कर सकता है। ऑफरी किस तरह? रिजेक्ट करके, सिंपल ऑफरी इसको रिजेक्ट करके ख़त्म करेगा। ठीक है, लेकिन वो कब ख़त्म होगी? जब ऑफरर के पास वो पहुंच जाएगा कि भाई उसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये खैर मतलब कि ये 2 पॉइंट इतने रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये इम्प्लाइड है ना, ये होते ही हैं चीज़ के अंदर। जैसे कम्युनिकेशन की अगर बात हुई है तो जाहिर है भाई अगले बंदे को कम्युनिकेट होगा तो ही होगी ना बात। तो अच्छा, दूसरा पॉइंट आ जाए। एक पहला तरीका क्या था जी, नोटिस देकर खत्म करो। दूसरा क्या है? बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। हाँ, वो कहता है कि भाई अगर आपने प्रपोजल में लिखा कि भाई आपके पास 7 दिन का टाइम है, 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप चाहें तो 5 लाख का ये फर्नीचर आके खरीद सकते हैं। मैंने ऑफर एक लेटर लिख दिया या बोल के कह दिया 7 दिन का टाइम है। भाई अब 7 दिन गुजर चुके हैं, उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की ऑफर, तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या होगी? लैप्स होगी, मुझे कोई नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। बात आई समझ? 8वें दिन आगे उसने कहा कि भाईजान मैं 5 लाख का खरीदना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कौन सा भाई खरीदना चाह रहा हूँ? ऑफर तो लैप्स होगी। कहेगा आपने तो मुझे कोई कॉल करके नहीं कहा, कोई नोटिस नहीं मुझे दिया, रिटर्न ओरल व्हाटएवर, तो कैसे खत्म होगी? तो मैंने उसे फिर ये दूसरी शिक पढ़ के बताई कि भाईजान आपको 7 दिन का टाइम दिया था, टाइम पास हो चुका है, लैप्स हो चुका है, तो अब क्या है? ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो चुकी है। या वो कह रहा है कि अगर टाइम ना लिखा हो, तो हमने कल ही एक बात की थी, अगर चीज़ें ना लिखी हो तो रीजनेबल चीज़ें होती हैं, मार्केट टर्म्स में क्या चल रही है, सोसाइटी में क्या चल रही है। तो भाई रीजनेबल टाइम अगर गुजर चुका है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा यार ये बाइक खरीद लो 50,000 रुपये की, ठीक है, बाद को महीना गुजर चुका है ना, आपकी तरफ से कोई जवाब है, अगर तो एक्सेप्ट हो गया फिर तो नहीं मैं रिवोक कर सकता है, तो ऊपर वाले पॉइंट से बात वाज़ी है। लेकिन वो महीना 1.5 महीना हो गया, भाई रीजनेबल टाइम इतना ही होता है। अब मैंने किसी और को भेज दी, जैसे किसी को बेची, आप आगे हाँ भाई वो ऑफर तूने की थी, तूने तो कैंसिल भी नहीं की, रिवोक भी नहीं की, तो कैसे तुमने किसी और को भेज दी, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। मैंने उनसे कहा कि भाईजान देखो रीजनेबल टाइम है, किसी भी एक बंदे से पूछ लेते हैं कि महीना 1.5 महीना कितना वेट करता मैं आपका, मैंने आपका वेट किया है, आपने नहीं है तो बस वो लैप्स हो गया, टाइम खत्म कर दी, आगे बात समझ, ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म होगी। तीसरे नंबर में वो कहता है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। ये जो बात थी, अगर एक कंडीशन आपने लगाई हुई थी कि यार ये करोगे तो ही एक्सेप्ट होगा, और एक्सेप्टर साहब जो हैं, ऑफरी हैं, उस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते, और ऑफरर भी माफ़ नहीं करता इस चीज़ को, सही है, क्योंकि ऑफरर कह सकता रहा कि हाँ चलो खैर है, लेकिन ऑफरर भी कहता है कि नहीं भाई वो कंडीशन लाजमी थी, तो ऑफर क्या हो चुकी है? रिवोक हो चुकी है। मैंने कहा था चेक के थ्रू पेमेंट करना, आपने फिर भी कैश के थ्रू कहा मैंने करनी है, तो भाई कंडीशन आपने नहीं मानी, ऑफर रिवोक ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने कंडीशन नहीं मानी। ठीक है। फोर्थ, बाय द डेथ और इनसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। अगर ऑफरर साहब पागल हो जाएं या फोत हो जाएं, पागल हो जाए या फोत हो जाए ऑफरर साहब, तो जब ऑफरर ही मर गया, ऑफर करने वाला ही, तो ऑफर कहाँ से एग्जिस्ट करनी है फिर? ठीक है, जब ऑफरर, ऑफर करने वाले की डेथ होगी या वो इनसेन हो गया, पागल हो गया बेचारा, तो अब वो ऑफर एग्जिस्ट नहीं करती। आगे उसने एक लाइन लिखी है, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इनसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसने कहा कि भाई ऑफर एक बंदे ने की है 10 तारीख को कि मैं आपको अपना घर बेचना चाह रहा हूँ 5 करोड़ रुपए का, 15 तारीख को वो बंदे की होगी डेथ, जिसने ऑफर की थी, ऑफर हैज डाइड, अभी तक एक्सेप्ट चीज नहीं हुई, वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई। लेट्स से टाइम रीजनेबल भी मौजूद है, वो बाकी चीज़ें
सिट्रस पेरिबस हम कहते होते हैं ना, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी चीज़ें ओके। तो भाई 15 तारीख को उसकी डेथ होगी, 16 को उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, उसको नहीं पता ये मर गया है, उसको नहीं पता कि ये मर चुका है। वो कहते हैं कि इस केस में ऑफर रिवोक नहीं हुई, इस केस में ऑफर रिवोक नहीं हुई। बात दोबारा फॉलो करें कि भाई ऑफर ने कहा कि भाई 5 करोड़ रुपए का घर खरीद लो, कहते ही 5 दिन बाद उसकी होगी हत्या, मार दिया किसी ने या डेथ होगी उसकी। 16 तारीख को जिसको ऑफर की गई थी, ऑफर ने एक्सेप्ट कर लिया, ही डजंट नो दैट द ऑफर हैज़ डाइड, उसको नहीं पता कि वो फोत हो गया, या इनसेन भी कर लो साथ ही, चलो समझ आ रही कि वो पागल हो गया, ठीक है। 16 तारीख को उसने आगे एक्सेप्ट किया है, वो कानून कहता है कि भाईजान ये ऑफर रिवोक नहीं हुई थी, अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब ये क्या बन चुका है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब यहाँ मसला फिर आ रहेगा ना, ऑफर तो मर गया तो करना किसने है, परफॉर्म किसने करना है। यहाँ पर फिर कानून आपकी हेल्प के लिए आ गया, आपके लिए चैप्टर 6 और 7 है इसी बुक के अंदर, उसमें हम पढ़ेंगे भी। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसे काम जो पर्सनल नेचर के ना हो, मतलब ऐसा कोई काम ना हो जो सिर्फ ऑफरर कर सकता था, तो वो वाले काम उसके लीगल हेयर्स कानूनी वर्सा करेंगे। उसके कौन करेंगे, कानूनी। देखो घर बेचना ये कौन सी ऐसी चीज़ है कि सिर्फ ऑफरर ही कर सकता है, तो कानूनी वर्सा आप घर बेचेंगे, उससे 5 करोड़ रुपया लेंगे, उसको घर बेचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये होती कि भाई राहत फ़तेह अली खान ने कहा कि जी मैं सिंगिंग करूँगा किसी कॉन्सर्ट पे जाके, ठीक है, और मुझे 5 लाख रुपया लेट से मतलब आप दें, 15 तारीख एक डिसाइड होगी कि सिंगिंग करनी है, तो ये चीज़ है। अब अगर इन्होंने एक ऑफ़र की हुई है, अब जो एक्सेप्टर है, इसी एंगल से अगर बात कर लें तो ठीक है, एक्सेप्टर को नहीं पता कि जी वो थोड़ा सा वो दम वाला पानी पी के इनसेन थोड़ी देर के लिए हो गए हैं, तो एक्सेप्टर साहब ने एक्सेप्ट कर ली हुई है ऑफ़र उनकी तरफ से, उसे नहीं पता कि ये बाहर में आया तो ये दम वाला पानी पी के बैठे हुए हैं। अब ये देखें, ये था पर्सनल नेचर का काम, जो सिंगिंग करना है। अब वो कहेंगे कि मेरी जगह में मेरे भाई चाहत फ़तेह अली खान को ले जाएं आप, वो परफॉर्म करेंगे, तो एक्सेप्टर कहेगा कि भाईजान आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लाख रुपया दिया था, उन भाईजान को तो मैं 5 लाख रुपया उनसे लूँ, उनको सुनने का, ठीक है, तो वो तो नहीं रिप्लेसेबल। इस तरह जो पर्सनल नेचर की चीज़ें हैं, या अगर स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ ऑफरर ही करेगा, वो काम सिर्फ ऑफरर करेगा। अदर देन दैट ये इशू रिजॉल्व कर दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ने, वो कहता है चाहे मर गया है ऑफरर, चाहे वो इनसेन हो गया है, ठीक है, अगर तो उसके इंसैनिटी या डेथ की नॉलेज एक्सेप्ट करने से पहले मिल चुकी थी, एक्सेप्टर को नॉलेज हो गई थी, फिर तो ऑफर रिवोक हो गई है। लेकिन वो कहता है अगर एक्सेप्ट करने से पहले ये नॉलेज नहीं मिली, उसने बिल्कुल सही तरह एक्सेप्ट किया, भाई ये वैलिड एक्सेप्टेंस थी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उसके लीगल हेयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो परफॉर्म करेंगे। इधर लिख भी लीजिएगा, आगे पढ़ लेंगे, ठीक है जी। खैर ये थी कुछ चीज़ें। अब नीचे एक लिख लें कुछ बातें, उसने एक नई बात की है, इफ़ एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। देखो कंडीशंस, डिफरेंट तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, मतलब है कि कंडीशंस आप ये कह लें कि सिर्फ मैं लाहौर में ही परफॉर्म करूंगा अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना प्रॉमिस, या कराची में ही करूंगा, ये हो सकता है, ठीक है, या किसी भी तरह की कंडीशन है, या उन कंडीशन में से अगर एक एक्सेप्टेंस के मैनर की कोई कंडीशन है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आप ईमेल के थ्रू से मुझे रिप्लाई करेंगे, सिर्फ ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे, आप कर देते हैं लेटर के थ्रू एक्सेप्ट, थी तो ये भी कंडीशन, ये कंडीशन ही थी ना, थी तो कंडीशन ही, लेकिन हमने पीछे एग्जांपल में भी पढ़ा था कि ऑफरर में स्टिल एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट एज वेल। देखिए कंडीशंस जो हैं, 2 तरह की कंडीशंस को आप कर लें फिर यहाँ पे। एक कंडीशन होती है जो मैनर ऑफ या मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर तो एक मैनर प्रिस्क्राइब किया गया था, लिखकर या बोलकर कहा गया था कि भाई सिर्फ इसी तरह ही आपने एक्सेप्ट करना है, आप उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, कंडीशन को वायलेट किया है, यहाँ पर थोड़ा सा लीनियंट है कानून। कानून कहता है कि भाई मैं इसको जो है ऑटोमेटिकली रिवोक नहीं करता। हाँ, ऑफरर के पास ऑप्शन है, अगर ऑफरर चाहे तो एक्सेप्ट कर ले उसकी इस एक्सेप्टेंस को, या उसको टाइम दे रहे कि भाई नहीं तुम उस तरह ही करो वरना मैं इसको नहीं करूँगा, ठीक है, तो कर भी सकता है। लेकिन अगर मैनर के अलावा कोई और कंडीशन थी किसी भी तरह की, वो अगर एक्सेप्ट नहीं हुई तो भाईजान फिर क्या है, आपका ऑफर रिवोक हो जाती है, ठीक है जी। ये 3rd पॉइंट की वजह से, ये जो ऊपर पड़ा ना, बात आई है समझ। कंडीशंस 2 तरह की उसने कर दी है, एक उसने कंडीशन कर दी है मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस,
प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अगर मैनर प्रिस्क्राइब्ड हो, अगर प्रिस्क्राइब नहीं है, लिखा नहीं हुआ, रीजनेबल मैनर फिर ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर है और आपने उस मैनर में एक्सेप्ट नहीं किया, अब ऑफर के पास ऑप्शन है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है आपकी चीज़ को, आपकी इस एक्सेप्टेंस को, और एक्सेप्ट भी कर सकता है। आप लिख लें यहाँ पे फिर पॉइंट, इफ एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो ये भी रिवोक होगी ना। ऑफरर मे रिजेक्ट आफ्टर गिविंग रीजन, सही है, वो रीजन देकर रिजेक्ट कर सकता है। लिख लें, दोबारा बताऊं, इफ एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफरर मे रिजेक्ट इट आफ्टर गिविंग नोटिस। मतलब उन्होंने कहा ऑटोमेटिकली तो रिवोक नहीं होती, हाँ ऑफरर चाहे तो इसको कर सकता है नोटिस देके। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का आपको पता है, पूरी लाइन है, काउंटर ऑफर कैंसल्स दी ओरिजिनल ऑफर। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना मैनर ऑफ रेवोकेशन, किस किस तरह रिवोक हो सकती है। तो भाई काउंटर ऑफर भी तो एक है ना, जब मैंने कहा कि मैंने 1000 रुपये की चीज़ खरीदनी है, आपने कहा नहीं मैंने 1200 की बेचनी है, तो काउंटर ऑफर आ गई, पहले वाली तो खत्म हो गई है, तो ये भी है। लास्ट क्या है, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात थोड़ी समझ लें कि भाई जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से मुराद है कि वो चीज़ जिसकी ऑफर की गई है। मैंने आपको कहा फॉर एग्जांपल कि जी ये फलां गाड़ी है, ये आप खरीद लें 50 लाख रुपए के अगेंस्ट, ठीक है। अब मेरे लिए 50 लाख कंसिडरेशन है, आप के लिए कंसिडरेशन क्या है, वो ऑब्जेक्ट, वो गाड़ी, ठीक है। अच्छा ये भाई अब ऑफर वगैरह होगी, एक्सेप्टेंस भी होगी, कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ बन गया है, अभी डिलीवरी नहीं हुई चीज़ों की। मैंने कहा 2 दिन बाद कर लेंगे, ख़रीद लेना, आप आके उठा लेना। उसने कहा ठीक है भाई, पैसे भी तभी ले आऊँगा। अच्छा 2 दिन अभी हुए नहीं है, हुआ क्या कि किसी वजह से लेट से गाड़ी चोरी हो गई है, फॉर एग्जांपल गाड़ी चोरी हो गई है, मैं नहीं इन्वॉल्व उसमें, ठीक है। अगर मैं इन्वॉल्व हूँ फिर तो मैंने करवाई है, तो मेरी गलती है, मुझे गाड़ी अरेंज करनी पड़ेगी अब दूसरी। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है, लॉस्ट हो गया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, आग लग गई है, तबाह हो गया, मर गया है, घोड़ा खरीदना था किसी ने, ऑफर होगी, एक्सेप्टेंस होगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, घोड़ा लेने आया तो पता लगा घोड़ा साहब मर गए, घोड़ा पागल हो गया। बात आई समझ। तो अगर सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हो जाए, इलीगल हो जाए चीज़, पहले बात हुई थी कि यदि फॉर एग्जांपल पंजाब से केपीके में गंदम भेजी जानी है, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं थोड़े से पंजाब में भी शॉर्टेज हो गई है गंदम की, तो आप ऐसे करें कि यहाँ से उधर एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते, दूसरे प्रोविंस में नहीं जा सकती, मिसाल के तौर पे ये अब आ गया। अब देखें जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब तो वैलिड थी, ये चीज़ जा सकती थी, अगर तो उस वक्त ही नहीं जा सकती थी तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता था ना, एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता था। अनलॉफुल इलीगल चीज़ों का ऑब्जेक्ट वो एग्रीमेंट नहीं होता, ये आगे पढ़ेंगे भी, वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन हम अज्यूम करें कि उस वक्त सही था, सब्सिक्वेंटली इलीगल कर दिया इसको, तो अब क्या करें, हमारा क्या कसूर है भाई। ऑफर क्या होगी, किसी का कोई कसूर नहीं है, ऑफर लैप्स होगी, ऑफर रिवोक, अंपायर इस तरह कर देता ना, ठीक है, नो बॉल वो जो होती है डेड बॉल, तो वो ख़त्म होगी, डेड होगी ऑफर, ठीक है। इस तरह डिस्ट्रॉय होगी चीज़ या कुछ भी ऐसा कि ऑब्जेक्ट अब रहा ही नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन अगर हो जाए तो भाई ये भी आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आगे कुछ एडिशनल पॉइंट्स उसने लिखा, उसने कहा ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय ऑफरी, इसलिए मैंने पीछे भी आपको लिखवा दिया बाय ऑफरी, ऑफरी भी इसको रिजेक्ट कर सकता है, रिवोक कर सकता है, वो इसी तरह अगर वो टर्मिनेट कर दे, खत्म कर दे। देन ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर, इसलिए मैंने पीछे लिखवा दिया काउंटर ऑफर आपको। फिर उसने कहा एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड, ठीक है, वो ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। हम ये अज्यूम इसमें कर रहे हैं कि वो कंसिडरेशन वगैरह एग्रीमेंट सारा कुछ मौजूद है, तो अगर वो सारा कुछ मौजूद हो तो एक ऑफर फिर एक्सेप्ट होने के बाद प्रॉमिस बन गई, लेट्स अज्यूम उसके अंदर कंसिडरेशन भी है तो एग्रीमेंट बन गई, लेट्स अज्यूम वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बन गई, अब उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है भाई। चलें, ये आज का काफ़ी डिटेल में हो गया लेक्चर, ऑफर तो हमारी कवर होगी है। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आपने साथ साथ क्लियर कर लेना है। एग्जाम्पल्स ये आप लोगों ने खुद इनको देखना है, ठीक है, जो है ताकि आपकी तरफ से भी थोड़ी इनपुट आए। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मोर देन वेलकम। कल फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।